इंसान को जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि नेचर के अलावा आपको कहीं भी खुशी नहीं मिल सकती, उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही धर्म बनाए गए। जितने भी ग्रंथ देख लीजिए, आप ध्यान से पढ़िए, दैट इज ऑल इन अ वे टू बी इन सिंक विद नेचर। वो जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो वही थी। फर्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपने पहले 20 साल में कर लिया वही अगले 60 साल करोगे। जिसने भी 20 कंट्रीज के ऊपर ट्रैवल कर लिया या उसने इंडिया के 20 स्टेट्स के ऊपर ट्रैवल कर लिया, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूँ, वो कभी भी वाहियात बात नहीं करेगा। I wanted to ask you before starting the podcast, how are you feeling right now? Never better, because this month I turned 60 and जब आप 60 साल जी लेते हो इस प्लैनेट पे तो वाकई लगता है कि हाँ कुछ तो किया है ना, 60 पे ही पहुंच गए। आजकल तो हम देख रहे हैं छोटे छोटों को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, कोई 39 में, 42 में, 50 में जा रहे हैं। सो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू एग्जिस्टेंस कि उन्होंने 60 साल हमको ज़िंदा रखा है यहाँ पे। एंड होपफुली जो थोड़े बहुत और साल बचे हैं उसमें अच्छा काम करेंगे, मीनिंगफुल करेंगे, पर्पसफुल काम करेंगे। सो नो रिग्रेट्स लाइफ, बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ द वे आई एम फीलिंग। Thank you so much, sir, for sharing that. This brings me to tell the audience कि हम लोग first कब मिले थे. So I think back in 2020 or 2021 या 2019 before COVID. मेरे ख्याल से 2019 में, 2019 में, 19 yes. में, जस्ट बिफोर कोविड, Yes. जस्ट बिफोर कोविड। तो मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, आप साइकिलिस्ट के ग्रुप के साथ में आपने एक फ़ोटो खिंचाई थी। तो एक रैंडम पोस्ट मैंने वो देखी थी एंड थ्रू वन ऑफ योर वॉलंटियर्स जो उस समय पूरा इंडिया कवर कर रहे थे साइकिल पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके थ्रू आई गॉट टू नो अबाउट गिविंग यस यस यस। एंड फिर जब कोविड ख़त्म हुआ तो अंशु और मैंने प्लांटेशन चालू करा अलॉन्ग विद निरंजन एंड आई मेड अ व्लॉग आउट ऑफ दैट एंड यू सॉ दैट व्लॉग। हाँ, और हम रैंडमली एक दिन ऐसे मिले थे तो बहुत अच्छा बनाया था आपने। हाँ, तो आपने मेरे को अभी भी याद है कि आपने जो एनकरेजमेंट दिया था, वेन एवर आई फील लो आई रीच बैक टू दैट एनकरेजमेंट, दैट वाज कि मोहित अरे मैंने आपकी वीडियो देखी है, यू विल बी अ वेरी बिग व्लॉगर वन डे। आपने ऐसे करके बोला था दैट, मतलब बहुत अच्छा लगा था मेरे को वो चीज़। एंड वेन एवर आई फील लो आई जस्ट रिकॉल टू दैट मेमोरी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मेमोरी। दिस ब्रिंग्स मी टू दिस इज हाउ आई मेट वन ऑफ माई मेंटर्स विच इज़ यू सर। हाउ डिड यू met your mentor which is Osho sir, Acharya Rajneesh ji, उस समय में what is that first memory of you seeing him? So आपने जैसे सही क्वेश्चन पूछा कि ओशो के बारे में पूछा, सो दैट वाज culmination of a series of things that was they were happening with my life, you know. सो 6 साल की उम्र में ही कंपोस्ट बनाना सीखा, नानी ने खेती बाड़ी सिखानी शुरू की। 11 साल की उम्र में सबसे पहला पौधा लगाया पूना में, किरकी कैंटोनमेंट में, रेंजल्स रोड पे। और फिर जो फाइकस स्पीसीज़ है, पीपल, गूलर, बड़, इसके ऊपर इंट्रोडक्शंस हुई। तो एक पूरा सीरीज़ चल रहा था। और जिस तरह की स्कूलिंग, जिस तरह से हम जिस माहौल में कैंटोनमेंट्स में, आर्मी एक कल्चर में, ऊपर से मिशनरी स्कूल्स में पढ़े, तो जब हम आश्रम पहुँचे इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं पूना गया, तो वहाँ फिर उसके बाद 3-4 साल काफ़ी लिटरेचर, मैसेजेस, उनके डिस्कोर्सेस सुनना। ओशो का तो डेफिनेटली मेरे पास शब्द ही नहीं है। सो जिसको मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि मरे बिना अगर स्वर्ग देखना हो तो वो आश्रम था, क्योंकि वहाँ पर एक इंटरनेशनल क्राउड था। 12,000 सन्यासी उस वक्त रह रहे थे वहाँ, 2-2.5 हज़ार अंदर थे, बाकी सब गोरेगांव पार्क में ही घर लेके रेंटल ले रहे थे। और बहुत प्यारा माहौल था। और वहाँ पर जो हमने सीखा इकोलॉजी के बारे में, पक्षियों के बारे में, मिट्टी के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, और किस तरह से एक ज़मीन का वास्तु इतना खूबसूरत बना सकते हो वेजिटेशन द्वारा। उनको बैम्बू बहुत अच्छा लगता था आचार्य जी को, उनको बड़ के पेड़ बहुत अच्छे लगते थे, उनको पीपल बहुत अच्छे लगते थे, उनको बाग बगान जो बगीचे बहुत अच्छे लगते, गार्डन्स उनके लिए, फाउंटेन्स, स्वॉन्स, पीकॉक्स बहुत महत्व रखता था।
So it was like a very modern Gurukul for us, you know. So मैं इलाहाबाद में भी जब पढ़ता था तो वहाँ पर भी हमने मनु आश्रम में हम पढ़े, तो थोड़ा वो माहौल था, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरनेशनल टच था एंड एवरीथिंग ही सेड मेड सेंस टू अस. जैसे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने हमें सिखाई कि कभी भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो जो नेचुरल लैंडस्केप है उसको डिस्टर्ब मत करें, बोल्डर्स को डिस्टर्ब मत करें, नदियों को, झरनों को, पेड़ों को, पुराने वृक्षों को, पुरानी वेजिटेशन को कभी डिस्टर्ब मत करो. सो उसके यू बिल्ड अराउंड इट. सो नेचर हैज़ बीन देयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, डोंट डिस्टर्ब इट. जो तुमको बनाना है अपने 70-80 साल की उम्र के लिए, जो भी आपको लिविंग के लिए, तो बिल्ड अराउंड इट. तो दैट वाज वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट आई लर्नड एंड आई स्टिल अप्लाई टू ऑल द प्लांटेशन साइट्स दैट वी वर्क ऑन. सो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ सीखा. मतलब मैं उस पर पूरी कथा कर सकता हूँ 4-5 दिन की कि हमने क्या क्या सीखा. बट दिस इज़ वन थिंग. सो आई थिंक ही वॉज, फॉर मी ही वॉज द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट आई हैव एवर मेट. क्योंकि जो इंसान ने हमको ड्रिल किया, हमारे दिमाग में ये चीज़ बिठाई कि पत्ता ही परमात्मा है, पत्ते के अंदर ही स्टोमेटा होता है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसी फोटोसिंथेसिस से आपको ऑक्सीजन मिलता है, वही ऑक्सीजन आपकी प्राण ऊर्जा होती है. तो वो जो पत्ता ही परमात्मा है एंड क्लोरोफिल इज़ गॉड, ये वाला जो वो जो एजुकेशन थी हमारे वहाँ. सो इट वॉज़ लाइक अ स्कूल फॉर अस, इट वॉज़ लाइक अ फॉरेस्ट अकेडमी, इट वॉज़ लाइक अ यू कैन से इकोसिस्टम अकेडमी थी हमारी. बहुत कुछ सीखा. एंड वहाँ पर क्या था, दुनिया के टॉप के इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, सोशल वर्कर्स थे, पॉलिटिकल क्लास के लोग थे. एरिस्टोक्रेसी बहुत आती थी वहाँ, खींची चली आती थी. वो सबका अपना अपना होता है. मैं अगर खींचा चला वहाँ पर, क्योंकि मुझे उस उम्र में इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन आप इतने मैच्योर नहीं होते कि आपको सब बातें समझ आएँ, लेकिन बस इतना समझ आती थी कि उनकी बातें अच्छी लगती थी. इट मेड सेंस. लोग कहते थे नॉनसेंस, बट दैट नॉनसेंस मेड सेंस टू मी. एंड बड़े लॉजिकल लगता था, बहुत रीज़नेबल लगता था. आई वॉज अ वोरेशियस रीडर. मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन भी मेरी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में रही, लिटरेचर में रही. तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते पढ़ते यू एक्सपेक्ट कि आप जिससे मिलते हैं तो वो उसी तरह का उनका जो डिस्कोर्स था, वो जो टोटल डिस्कोर्स था, वो दिल को छूता था. सो बस, और एक तरीके से अब आप उसको मेंटर कह लीजिए या जो भी है, ही वॉज द बीकन लाइट. तो हुआ क्या, टू समराइज एवरीथिंग, जो भी हमने उस वक़्त तक 18 साल तक सीखा था, उन्होंने उसका निचोड़ जो है वो 3 साल 4 साल जो हम पुणे में आसपास रहे, उसका हमको एक तरीके का कंक्लूजन मिल गया और एक क्लैरिटी आ गई कि अब यही काम करना है ना. उस वक़्त तक आई वॉज गुड इन स्टडीज़, गुड इन एकेडमिक्स. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी बात चल रही थी जाने की, पढ़ाने की. मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब एक जगह हो गया था एक तरीके से. लेकिन जब उनकी प्रेजेंस के कारण और उनकी एजुकेशन के कारण, मैं यूँ कहूँगा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन के कारण, लाइफ में बड़ा बैलेंस आया. लाइफ में बहुत एक तरीके से समझ आई कि नहीं, यही काम करना है. ओके. एंड व्हाट अबाउट, लेट्स गो बैक थोड़ा सा ओशो जी से पहले, जब आप अपने दूसरे मेंटोर से मिल रहे थे, जैसे आपकी नानी जी एंड मिस विलियम्स, उनके साथ में क्या आपकी मेमोरीज हैं? मिस विलियम्स का तो ये था कि बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज के ऊपर बातें करती रहती थी, स्टोरीज सुनाती थी, एनसाइक्लोपीडिया से हमको पढ़ाती थी. तो बहुत मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाउ लकी आई एम. मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ. मुझे आई वॉज बॉर्न इन टू इट, आई वॉज बॉर्न फॉर इट. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. मैं उसको इनफैक्ट आई एम राइटिंग माई फर्स्ट बुक एंड इट विल बी आउट इन दिस समर. जून जुलाई में रिलीज़ होगी. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशर्स ऑफ इंडिया. तो
मैं वो लिखते हुए चैप्टर्स जब लिख रहा था तो मुझे समझ आया कि मुझे बचपन में मुन्ना बोलते थे, अभी भी घर में मुन्ना बोलते हैं, क्या मुन्ना तूने तो बड़ी गजब की ज़िंदगी जी है यार, हैं। मतलब मैं मिसेस विलियम्स के क्लासरूम के ऊपर पूरा चैप्टर लिख रहा था मैं, फिर नानी के ऊपर 2 चैप्टर्स मैंने लिखे, ओशो पे 1 चैप्टर लिखा। तो समझ आता है यार, आई एम रियली ब्लेस्ड। मतलब मैं ऐसे इकोसिस्टम में पैदा हुआ कि जहाँ यू नो इट वाज लाइक प्रकृति आपको शेप अप कर रही है, आपको तैयार कर रही है, आपको ट्रेन कर रही है। आपकी फाउंडेशन, आपकी स्पिरिचुअल, कितनी स्पिरिचुअलिटी की परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी फिज़िकल, कितनी मेंटल टफनेस होनी चाहिए, आपको किस तरह से तैयार करना है एक काम के लिए, तो उस तरह से चल रहा था। सो मिसेस विलियम्स का तो सबसे बड़ा रोल था मेरी एजुकेशन में। सो मतलब उन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक छोटा सा इको क्लब बनाया, गिव मी ट्रीज़, जो अब पूरी दुनिया उसको जानती है एज गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट। गिव मी ट्रीज़ ट्रस्ट तो हमने 40 साल काम करने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, बट फॉर नियरली 36 ईयर्स हमने फील्ड पे उसको एज ए इको क्लब ही किया। तो इट वाज ओनली इन अक्टूबर 2011 कि हमने उसको रजिस्टर किया। अब हमारे 15 साल हो गए हैं, और अब वो एक ट्रस्ट के रूप में है, क्योंकि वो जो इको क्लब था उन्होंने गिव मी ट्रीज़ वो स्कूल के लिए बनाया था, क्लास के लिए बनाया था। सो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था उन चीज़ों में। सो बेसिकली इट वाज अ गार्डनिंग क्लब। होता है ना, किचन गार्डनिंग क्लब होता है जैसे बच्चों के लिए बनाते हैं। तो एंड शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, येस, बहुत इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। और उसके बाद जैसे आपने पूछा नानी के बारे में, तो डेफिनेटली शी वाज स्टेइंग विद अस, तो टिल मतलब शी वाज इन्फ्लुएंसिंग मी टिल 1998, टिल शी लेफ्ट हर बॉडी। एंड मैं काफ़ी क्लोज था उनसे, एंड बहुत विजडम की बातें, पुरानी देसी नुस्खे, जुगाड़, बहुत कुछ सीखा अपनी नानी से। हाँ, सो मिस विलियम्स, नानी एंड ओशो, ये जो त्रिमूर्ति थी ये बड़ी कारगर सिद्ध हुई मेरे लिए। कोई ऐसे सर देसी नुस्खे जो आपने सीखे हो, अभी भी आप उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करते हो अपनी लाइफ? हाँ हाँ, एक बड़ी पंजाबी में उसको नानी बोलती थी मिट्टी पा। ओके, मिट्टी पा, है ना। तो कोई भी चीज़ होती थी, बायो वेस्ट होता था, कोई आपका किचन वेस्ट होता था, वो कहते हैं ढेरी लगा मिट्टी पा। तो उस वक्त नहीं समझ आता था, लेकिन क्या गजब की बात बोलते थे वो। बेसिकली कंपोस्टिंग की बात बोल रहे थे, है ना। आजकल क्या कमर्शियल हो गया, ये करो वो करो, सेरेमिक करो, टावर्स में करो, उसको मशीन में डालो, उसको ऐसे करो वैसे करो, उसकी लेयरिंग करो, कुछ नहीं है, सिंपल, ढेरी लगा मिट्टी पा, धूप में रख दे, 100 दिन बाद तेरी खाद तैयार। सो सिंपल, यू नो। तो कोई भी चीज़ होती थी, कुछ भी होता था। अच्छा, इवन थॉट प्रोसेस जो है, कोई स्ट्रेस, कोई भी चीज़ है मिट्टी पा, यू नो। तो हर चीज़ में उनकी जो वो तकिया कलांदा मिट्टी पा, बड़ी गजब की, मतलब उसमें बहुत प्रोफाउंड था वो, मेरे लिए तो बहुत प्रोफाउंड था। अपना अपना सबका परसेप्शन होता है। और आजकल भी मैं जब कोई क्राइसिस आता है, कोई ऐसी बात होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी, आप 400 एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन हेड करते हैं, तो मैं भी कभी कभी मन में सोया मिट्टी पा, है ना, मूव ऑन, है ना। तो और सो इवन एट द फिज़िकल लेवल इट वर्कड वेरी वेल फॉर अस। आज हम जितनी भी प्लांटेशन साइट्स पे जितना काम करते हैं, हम लोगों ने रफली 6,70,000 हेक्टेयर पे काम किया है वेजिटेशन पे। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज के लिए हैबिटेट्स बनाए हैं, न जाने कितने, 272 तो जंगल बने हैं, और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज़ का वगैरह। प्रिंसिपल एक ही रहा, मिट्टी पा, है ना। जो भी काम करते थे, खाद, आज तक कभी केमिकल नहीं यूज़ किया, आज तक कभी यूरिया नहीं यूज़ किया, कभी NPK, कभी डाई नहीं यूज़ की, कभी कुछ नहीं की। देसी नुस्खे, गांव के जो पुराने ज़माने के होते थे, नानी ने जो जो सिखाया था, शी वॉज माई फर्स्ट गुरु इन गार्डनिंग। तो बहुत लोग बोलते हैं आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, नहीं, आई एम अ हैप्पी गार्डनर। मैं अपने आप को माली समझता हूँ। मैंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, स्कूल्स, कॉलेजेस, कैंपसेस, आर्मी, BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल, ना लोग दुनिया की यूनिट्स, नॉर्दर्न कमांड, कितने कैंटोनमेंट्स, कितना हमने जो भी काम किया, हमने बड़े मस्ती में काम किया। एंड दिस इज़ समथिंग ऑल द थ्री, ओशो, नानी एंड मिसेस विलियम्स, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इवन माई दादाजी,
जो थे, मैंने बहुत ज़्यादा उनके बारे में कभी बात करी नहीं है। एंड देन वाइल राइटिंग द बुक आई रियलाइज कि नहीं, मेरे दादाजी भी जो थे वो बिल्कुल सन्यासी तपस्वी आदमी थे। और जैसे कहते हैं 2 धोती 2 चप्पल 1 जैकेट और 1 टोपी में उन्होंने सारी ज़िंदगी निकाली। और ही वॉज लिटरली अ जैन मुनि जिसको बोलते हैं। आई कम फ्रॉम अ जैन फैमिली। तो मतलब जो एक रेजिलियंस एंड कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस और डिसिप्लिन और अडिग रहना एक चीज़ के ऊपर, मैं स्टबननेस की नहीं बात कर रहा, मैं पॉजिटिव वे बात कर रहा हूँ, वो दादाजी से, वो मेरे जीन्स में डीएनए में दादाजी से आया। तो होता है, आई थिंक आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, आपके गुरुजन यही आपको मोल्ड करते हैं। एंड फर्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ आई थिंक, मैं तो कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो बहुत बोलता हूँ इस चीज़ पे, भाई पहले 20 साल ना लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपने पहले 20 साल में कर लिया वही अगले 60 साल करोगे। अगर आपकी 80 साल की उम्र है, अगर आप जीत पाते हो उतना, तो आई थिंक द फर्स्ट 20 डिसाइड द नेक्स्ट 60। जो बन जाते हो वो बन जाते हो, बाकी तो सिर्फ छोटी मोटी गार्निशिंग होती है, थोड़ी बहुत आप हेयर स्टाइल बदल लोगे, कपड़े बदल लोगे, लेकिन पर्सनैलिटी आपकी पहले 20 साल में ही मोल्ड हो जाती है। वो फाउंडेशन बन जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हेन डिड ट्रैवलिंग केम इनटू योर लाइफ सर? ट्रैवलिंग केम 8th स्टैंडर्ड में। Okay. तो 8वीं कक्षा में हम थे और मुझे क्या था, मेरे को बहुत गजब का, गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये भी मैं आपको जो आंसर कर पा रहा हूँ ना, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, एक बहुत फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा एक मेरे साथ घटना घटी। मेरा गजब का एक्सीडेंट हुआ 10 नवंबर 2024 में। और फिर मैं 1 साल तकरीबन, मैं 1 साल तो नहीं, 6 महीने बेड रिडन रहा, 1 महीना हॉस्पिटल में रहा, मेजर सर्जरीज हुई, लेफ़्ट फुट मेरा काफ़ी डैमेज हुआ। और उस वक़्त जब मैं ये किताब लिखनी शुरू की, सो मैंने भी सोचा यार लिख डालो, पता नहीं इस तरह की फिर कोई घटना घटी, इस बार तो ज़िंदा बच गए, अब अगली बार पता नहीं बचें ना बचें। तो और इतना ट्रैवल करते हैं, घटनाएं होती हैं, आप देखते ही हो इंडियन हाईवेज़ पे। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आई वाज इन द 8th ग्रेड, मेरे को ब्रोंकाइटिस की बड़ी प्रॉब्लम थी। सो पल्मोनरी स्ट्रेस रहता था। तो मेरे फादर बीइंग अ पेडियाट्रिशियन, ही इज़ अ डॉक्टर, वो बेचारे सुपरस्टॉल, डॉक्सीसाइक्लिन, उस वक्त ज़माने में एंटीबायोटिक चलती थी, खूब डोजेस खाए हमने। फिर नानी जो थी उन्होंने अपने देसी नुस्खे शुरू किए, तो वो मलाई और देसी घी के साथ मेरी मसाज करती थी बैक की। और फिर वो ये कहती थी ठंडा हो या गर्म तू वॉक कर, ठीक है। तो फर्स्ट वॉक आई डिड इन माई लाइफ, आई वॉज इन द 8th ग्रेड, एंड दैट वॉज फ्रॉम जलंधर टू लुधियाना, 52 किलोमीटर्स जाना। एंड नेक्स्ट डे मैं वहाँ किसी के पास रहा था रात को, एंड नेक्स्ट डे आई केम बैक। तो 104 किलोमीटर की 2 दिन में मैंने वॉक करी। सो इट वॉज सेमी वॉकिंग, यंग था तो वॉकिंग क्या, वो थोड़ा जॉगिंग भी की, थोड़ी रनिंग भी की, बस पहुंचना था। लेकिन क्या हुआ कि वो दिन गया और चलने की आदत पड़ गई। माय डैड, मॉम, सब लोग, अरे इतनी ठंड में बच्चे को भेज रहे हो, उसको खांसी आ रही है, बलगम निकल रही है, मैक्सिलोसाइनोसाइटिस था, फेशियल साइनोसाइटिस था, ब्रोंकाइटिस था, गला पूरा चोक था। अमनानी के देसी नुस्खे, तो वो कहते नहीं चलेगा, सांस फूलेगी, बलगम आएगी, थूकेगा बाहर, उसको एलिमिनेट करेगा, ठीक हो जाएगा, चलते रहे, चरे वेती। तो वो ऐसी गजब की चीज़ आई, तो एक चीज़ समझ आई कि कोई दुनिया की बीमारी हो, चलना शुरू कर दो। इफ़ यू वांट टू थ्रो इट आउट ऑफ योर बॉडी, आप चलना शुरू कर दो। एक तो ऑक्सीजन इनटेक, राइट, अल्टीमेटली ऑक्सीजन इज़ व्हाट हील्स यू, यू नो। एंड फिर आपका हार्मोनल सिस्टम, एंजाइम्स वगैरह सारे सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, द मोर यू यूज़ योर मसल्स, योर दिस थिंग। एनीवे, सो तो वो मेरा पहला वॉक था। और जब मैं वापस आया हूँ
सो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ही नानी ने मुझे पैसे दिए, उन्होंने कहा तू जाके शिमला घूम के आ। वी वर इन जलंधर, पापा जलंधर में पोस्टेड थे, और स्टेट बस वो जो हरियाणा रोडवेज़, पंजाब रोडवेज़ की बसें थीं, उसमें बैठ के मैं अपने 2 दोस्तों के साथ, 2-3 दोस्त थे मेरा, हाँ 3 दोस्त थे, तो हम लोग चले गए शिमला। अब मुझे बताओ 8वीं कक्षा में, मुझे अभी तक याद है वो होटल का नाम ड्रीमलैंड था जिसमें हम ठहरे। और बड़ा शेडी सा होटल था वो, जैसे जब वी मेट में डिसेंट होटल था ना, उस टाइप का होटल था। अब छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाके हम लोग वहाँ पर रहना शुरू किया। फिर शिमला पहली बार देखा कि ऐसे भी होता है, पर बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस आया। 8वीं कक्षा में आप अकेले जा रहे हो, जेब में थोड़े बहुत पैसे लेके, तो 70-80 रुपये में बहुत अच्छा ट्रिप हो जाता था उस समय, क्योंकि 6 रुपये 7 रुपये की तो बस की टिकट थी, और बहुत कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं भेजती रहती थी मुझे, कभी इलाहाबाद चले गए, कभी सरसा चले गए, हमारे रिश्तेदार रहते थे। बस आप सोचो 8th स्टैंडर्ड के बाद फिर कभी रुके नहीं आज तक, और अकेले ज़्यादा ट्रैवल किया। आजकल उसका टर्म आ गया सोलो ट्रैवलिंग, तो मैं उसको अकेला ट्रैवलिंग ही बोल दूँगा, क्योंकि अकेले में क्या होता है कि आपको ज़्यादा वक्त मिलता है सोचने में। आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। मेरे ख्याल से लोगों के साथ बैठ के आप चीज़ों को, लाइफ को प्रोसेस नहीं कर सकते अपने माइंड में। अगर आप हमेशा घिरे रहोगे लोगों से, तो प्रोसेस कब करोगे उसको, आपकी अपनी थिंकिंग कब होगी, यू नो। सो जब मैं 2 व्हीलर पे होता हूँ, स्कूटर पे होता हूँ, या मोटरसाइकिल पे होता हूँ, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होता हूँ, या मैं वॉक करता हूँ, मैं सच ही कह रहा हूँ, मैं पहली बार एक्चुअली एडमिट कर रहा हूँ, वो भी किताब लिखते लिखते मेरे को रियलाइजेशन हुई, मैं बहुत चला हूँ, बहुत चला हूँ। मतलब मैं खुद हैरान था अपने ऊपर जब मैं चैप्टर्स लेकर आता बुक की, कि अरे अच्छा मुन्ना तो इतना चल गए। मतलब 8th क्लास से शुरुआत हुई। सो और ऐसा लगता था किसी शहर को देखना है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे दिल्ली, आप बोलोगे दिल्ली 6 देखना है, तो मुझे होगा कि मैं स्कूटर पे जाऊँ, मैं जामा मस्जिद पार्किंग में वहाँ पर स्कूटर लगा दूँ, और उसके बाद पूरा दिन मैं पैदल घूमना चाहूँगा, चाहे वो पराठे वाली गली हो, ये हो, सीताराम बाज़ार हो, चाहे यू नो फतेहपुरी मस्जिद हो, पीछे जितना इलाका है। क्योंकि पैदल यू नीड टू स्लो डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप चीज़ को वाकई समझना चाहते हो, एब्जॉर्ब करना चाहते हो, यू नीड टू स्लो डाउन फर्स्ट। एंड बहुत, अगर लोग होंगे आपके साथ, तो आप तो उनके साथ बात करोगे ना, है ना। तो जो बिल्डिंग्स हैं वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। सो अकेले घूमना, अकेले वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा है ना। तो दिस इज़ समथिंग आई लर्न अलोंग द वे। बस मेरा ट्रैवल शुरू हो गया फिर वो, एंड हुआ यूँ कि गार्डनिंग के लिए, पौधों के लिए, प्लांटेशन के लिए तो वो तो करना ही पड़ता। तो मेरा काम भी वैसा हुआ, वो चीज़ें भी ऐसे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरा इकोसिस्टम, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरा पूरा इकोसिस्टम ही ऐसा था। So things were, it was destiny basically, we can say that. हाँ, you can say कि परमात्मा ने मतलब कोई चॉइस नहीं दी, आप ये समझ सकते हो। हाँ, मैं सर आप जानते ही वैसे जौनपुर में जब जहाँ पे आपकी साइट है वहीं पर ही नीम गुरली बाबा का आश्रम भी है। सो ही इज़ माई गुरु, आई बिलीव इन हिम। एंड जब मैं उनके वहाँ, जब इलाही स्टार्ट हो रहा था तब हम वहाँ पे गए थे, और अंदर उनके ना कोट्स लिखे हुए हैं जो उनकी सेइंग्स हैं। उसमें एक ये है कि हूसोएवर वर्क्स फॉर गॉड, पूरी कायनात लग जाती है उस आदमी की हेल्प करने के लिए। बेसिकली जो भी इंसान भगवान के लिए काम करता है, जिसका इंटेंट अच्छा होता है, उसके साथ भी अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ मेरे को लगता है। और जहाँ तक आप इसकी बात करते हैं लाइवलीहुड की, टीचिंग में बहुत बार ऐसा होता था, हम तो किसी को ये भी नहीं बोलते थे कि मेरी ये फ़ीस है। बहुत बच्चे आते थे पढ़ने मुझसे, और हमने भी मज़े मज़े में पढ़ाया, कभी उसको काम नहीं समझा। आई लव्ड टीचिंग, आई लव टॉकिंग टू यंगस्टर्स, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाया, रिसर्च लेवल तक पढ़ाया।
आई हेल्प लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद द थीसिस एंड विद दिस थिंग. स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया, प्राइमरी से लेके पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाया. सो मेरे प्राइमरी सब्जेक्ट्स जो हैं हिस्ट्री एंड बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर, सो सोशल हिस्ट्री उसमें आ जाती है. तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी बहुत कुछ सीखा बच्चों से. यू नो, आप भी अपग्रेडेड रहते हैं, आप भी अपडेट होते हैं. जैसे सॉफ्टवेयर्स अपडेट्स आते हैं फ़ोन में, उस तरह से बच्चों के साथ आप बैठते उठते हो, यंगस्टर्स के साथ उठते हो, तो आपका भी अपग्रेड आता है, आपको भी थोड़ा अपडेटेड रहने का मौका मिलता है. सो लेकिन क्या 2017-18 तक फिर काम इतना फैल गया, इतना हो गया कि टीचिंग का थोड़ा कम. हाँ, लेकिन अभी भी अगर 2 घंटे 4 घंटे के लिए बच्चा कोई आ जाता है, सो आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टीचिंग, मैं कर देता हूँ. पहले क्या था, इंस्टीट्यूशनल टीचिंग मेरी काफ़ी होती थी, अब मैंने बहुत कम कर दिया. अब आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई हमारा गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का जो काम है उस पर ज़्यादा. एंड पीपल हैव बीन वेरी हेल्पफुल, पीपल हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल. आप अच्छा काम करोगे, अच्छे लोग मिलते जाएंगे आपको, है ना. सो अच्छे लोगों की कमी नहीं है. अगर आप हार्डवर्क करते हैं, कंसिस्टेंट हैं, आपके काम में इंटेग्रिटी है, कोई भी काम हो उसमें ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो दुनिया आपको हेल्प करेगी. पीपल विल कम टू सपोर्ट यू, यू नो. सो आप सही हो तो दुनिया सही हो. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. सर, आपने एक बात करी थी जब आप बता रहे थे कि ट्रैवल करने से आपका खुद का थिंकिंग डेवलप होता है. मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे हम लोग बहुत दूसरों के थॉट्स को ज़्यादा हम दूसरों के थॉट बोल रहे होते हैं, पर हमें लगता है वो हमारे थॉट हैं, जबकि वो नहीं होते. क्योंकि हम चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, पर उसे प्रोसेस करके रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना चाहिए, रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. तो आपको क्या लगता है कि अपनी थिंकिंग किसी को कैसे डेवलप करनी चाहिए? हाउ शुड वन पर्सन शुड डेवलप देयर ओन थिंकिंग? नहीं, पॉसिबल नहीं है. कोई इंसान, नो मैन इज़ एन आइलैंड. ओके, आप खुद नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते. आप किसी को ज्ञान दे दें कि हाँ भाई तू अपनी थिंकिंग ठीक कर ले, ऐसे थोड़ा ना होता है. भाई उसकी पेरेंटिंग, उसकी ग्रैंड पेरेंटिंग, उसके चाचा मामा ताऊ भतीजे चाचे, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी स्कूल, उसकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी हायर एजुकेशन, एवरीथिंग मैटर्स. ये एक पूरा इकोसिस्टम है, यू नो. जैसे जंगल होता है, एक फॉरेस्ट होता है, वो एक इकोसिस्टम है, अलाइव इकोसिस्टम है. ये संस्कार हम किस चीज़ को बोलते हैं? संस्कार सिर्फ 1-2 चीज़ों से नहीं आता. संस्कार पूरा, वो जो 20 साल की मैंने बात करी, 20 ईयर्स का जो संस्कार है, वही अल्टीमेटली आपको शेप अप करता है. सो कुछ फॉर्चुनेट होते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं कर पाते, या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. और जहाँ तक ये इंडिविजुअल सोच की बात है, मेरा ये मानना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंटिंग आपकी ठीक है, और उसके ऊपर आपकी यात्राएं अच्छी हैं, ट्रैवलिंग आपकी सही रही है. ट्रैवलिंग इसलिए ज़रूरी है कि, इसलिए मैं हमेशा यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि ट्रैवल करो. क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको चीज़ें भेज रही है, लोगों को पता ही नहीं है. आप लेह लद्दाख के बारे में, कश्मीर के बारे में दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के, बेंगलोर, पूना, चेन्नई, कलकत्ता में बैठ के आप ओपिनियन बना रहे हो. आपने जब देखी ही नहीं है स्पीति, आप जोजिला पास पे खड़े होके आपने वो हवा के झोंके देखे ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है लेह लद्दाख क्या है, आप उसकी बर्फ़ में फंसे ही नहीं हो, आपने कभी एवलांच देखा ही नहीं है, आपने वहाँ के शेफर्ड्स, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है आपने देखी ही नहीं है. आप लद्दाख लेह के ऊपर कैसे कमेंट कर सकते हो? सेम चीज़ पहाड़ों पे है. कोई हिमाचल गया नहीं, उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, उसको पता नहीं गढ़वाल कुमाऊं में फ़र्क क्या है, उत्तराखंड के, यू नो, राजस्थान के बारे में, कहीं भी इंडिया के बारे में. एंड द मोर यू ट्रैवल यू रियलाइज तुम कितने छोटे हो. यू आर जस्ट अ माइक्रोकॉस्म. आप, ये हिंदुस्तान इतनी हमारी प्यारी भूमि है जहाँ पर हर 50 कोस पे या हर 100 कोस पे
आपका कल्चर बदलता है, आपका पहनावा बदलता है, आपका खान पान बदलता है, आपकी पूरा उठना बैठना बदल जाता है, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपका डायलेक्ट बदल जाता है। तो यू नो, वन कल्चर फॉर ऑल, वन लैंग्वेज फॉर ऑल, वन ड्रेस फॉर ऑल, वन कलर फॉर ऑल, वन रिलीजन फॉर ऑल, वन एजुकेशन फॉर, नहीं चलता। एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच हिट्स यू व्हेन यू बिकम अ ट्रैवलर, है ना। फॉर वट एवर रीज़न यू बिकम अ ट्रैवलर। तो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, अब जैसे एक साइकिल बाबा हैं, वो एंटार्क्टिका यहाँ वहाँ दुनिया भर में 184 कंट्रीज वो घूम चुके हैं। गजब का, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। फिर एक मोहित ट्रैवलर हैं, मैं जितने भी ट्रैवलर्स हैं मैं सबको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि दे मेक सेंस टू मी, बिकॉज दे टॉक सेंस। कोई भी ट्रैवलर होगा, आप देख लो, जिसने भी 20 कंट्रीज़ के ऊपर ट्रैवल कर लिया या उसने इंडिया के 20 स्टेट्स के ऊपर ट्रैवल कर लिया, आई कैन गारंटी यू, मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, वो कभी भी वाहियात बात नहीं करेगा। वो हमेशा एक बड़ी ब्रॉड तरीके से बात करेगा, बहुत फ्लेक्सिबल अडेप्टेबिलिटी की बात करेगा, उसकी बात में खुशबू होगी, उसके मैसेजिंग में खुशबू होगी, यू नो। सो ये दकियानूसी जो होते हैं वो तब होते हैं जब वो पंजाबी जो कहते हैं ना कि खूह दा डड्डू, तो आप वो एक ही कुएं में मेंढक बैठा रहेगा, वहाँ टैं टैं करते रहो, टर टर करते रहो, तो आपको लगता है कि दुनिया यही है, कुएं के बाहर दुनिया नहीं है, यही पूरी दुनिया है। तो ये वही वाला हाल है। एंड इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ बीन सो ब्यूटीफुल, सो मतलब इतना बड़ा दिल है हिंदुस्तान का। और लेकिन अफसोस, क्योंकि हमने ट्रैवलिंग नहीं करी, टूरिज़म एंड ट्रैवलिंग में फ़र्क है, राइट। ठीक है। हमने जब नानी के साथ 4 धाम यात्रा की थी, उंगली पकड़ के, तो वो कहा करती थी हर की पैड़ी पे चप्पल उतार, फिर 300 किलोमीटर चल के यू नो जब वापस आएंगे फिर चप्पल पहनेंगे, मतलब वो एक भाव था। ऐसा नहीं है, फिर थोड़ी तकलीफ हुई तो पहन ली थी, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे, आप स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर में बैठ के जाओगे। नो 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 नो, इट नेवर हैपन्स लाइक दैट। आप पैदल जाते, यात्रा का मतलब फिर आप वो जो 300 किलोमीटर, वो जो 10-15 दिन की यात्रा है, आप अपने साथ हो, आपके साथ आपके पहाड़ हैं, आपकी सड़कें हैं, पगडंडियाँ हैं, झरने हैं। झरना तो कोई रहा ही नहीं, वो 300 किलोमीटर आपको एक भी झरना नहीं नज़र आएगा। तो मतलब प्रकृति आपके साथ है, आप प्रकृति के साथ हो। साधु बाबा लोग, इतने लोगों को हम मिलते थे। नानी कहती सबके पाँव छू, मेरी कमर दुख जाती थी क्योंकि इतने साधु चल रहे होते थे, सबके पाँव छूने पड़ते थे, पर बड़ा मज़ा आता था। प्याऊ बने हुए थे, भंडारे लगे हुए थे, कोई ये नहीं फिक्र होती थी कि यूपीआई नहीं है, जेब में पैसे नहीं हैं। यात्रा होती बिना पैसे की थी, जो मिला वो खाया, है ना। तो संघम शरणम गच्छामि, तो ये तो वो था कि साधुओं के साथ आप चले हो तो कुछ ना कुछ, जो वो खाएंगे हम भी खा लेंगे, जहाँ वो सोएंगे हम भी सो लेंगे, जहाँ वो आराम करेंगे हम भी आराम कर लेंगे, जहाँ वो प्याऊ में पानी पिएंगे हम भी। तो कई छोटे छोटे प्याऊ मतलब मटका होता है जिसके अंदर पानी होता है, प्याऊ मतलब पानी पीने के लिए, है ना। और मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे कि हम बड़े अच्छे टाइम पे पैदा हुए, अच्छे टाइम पे पल बढ़ गए, अच्छे टाइम पे हमने स्कूलिंग कॉलेज कर ली। हमने तो अपनी पूरी ग्रेजुएशन 400 रुपये में की थी, 430 रुपये में। और अच्छे टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अच्छे टाइम पे इंटरनेशनल ट्रैवल कर लिया, अच्छे टाइम पे इतना सारा काम कर लिया, अच्छे टाइम पे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त देखे, फैमिली, मतलब दुनिया देख ली, देश देख लिया। और अब मैं 60 का हो गया हूँ, तो जो भी और 5-7 साल 10 साल जो भी है व्हाटएवर, तो करके हम तो बड़े टाइम पे निकल जाएंगे। आपका क्या होगा जनाब अली? मतलब ये जो नई जनरेशन आ रही है, जो जेंजी है, या मतलब मुझे तो सोच के भी घबराहट होती है कि इनका क्या होगा। हमने तो बहुत कुछ, अच्छा वी वर वेरी लकी कि हमने पुराना भी देखा, नया भी देखा।
हमने डीटीसी बस भी देखी, मेट्रो भी देखी, है ना, हमने ब्लू लाइन भी देखी और वॉल्वो भी देखी, हमने पगडंडियाँ भी देखी और हाईवे भी देखे, हाईवे को एक्सप्रेसवे भी और एक्सप्रेसवे को टोल रोड भी बनते हुए देखा, है ना। और हम जब पैदा हुए थे तो सिर्फ फिएट और एम्बेसडर कार थी, अब 40 ब्रांड हैं। हमारे टाइम पे सिर्फ वेस्पा और लैम्ब्रेटा होता था, अब देखो कितने सारे स्कूटर और मोटरसाइकिल आ गए हैं। मोटरसाइकिल के नाम पे राजदूत, जावा और बुलेट होता था, है ना। तो हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है एंड वेरी आई फील गुड। मतलब आई वर्कड अंडर 7 प्राइम मिनिस्टर्स, ना जाने कितने चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू गेट ओल्ड। मतलब एट द एज ऑफ 60 आई फील वेरी रॉयल एंड वेरी आई फील लाइक एन एम्परर कि अरे यार हमने तो बहुत कुछ देखा है। तो अब नई जनरेशन तो कुछ बेचारे, उनको तो डिजिटल एज में पैदा हुए हैं, उनको तो सिवाय स्क्रीन के इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। सो वो जो फ्लेवर्स थे, हमने साफ आकाश देखा है, हमने नीला आसमान देखा है, आजकल ग्रे स्काइज हो गई हैं। हमने पक्षी देखे, हमने गौरैया देखी है, मैना देखी है, कौवे देखे हैं, है ना, और बाघ बकरी और सब चीज़ें देखी हैं। लेपर्ड्स को भी दौड़ाया है जंगलों में, और टाइगर्स को भी बिल्कुल पास से देखा है, हाथियों के झुंड भी देखे हैं। तो अभी हम किसी से बात भी करते हैं तो इतना बड़ा गैप आता है। जो यंगर जनरेशन है, मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ या हमारे और छोटे बच्चे जो फैमिली में, वो कहते हैं अंकल जी क्या बात कर रहे हो आप, ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो। यू नो, ऐसा लगता है कि पता नहीं एलिस इन वंडरलैंड की कहीं की बात। मैं कहता नहीं बेटा, हमने देखा है, हमने जिया है इस चीज़ को। सो बड़ा मज़ा आता है यंगस्टर्स के साथ बैठ के बात करो, पर ज़रूरी है उनको बताना कि नॉट ऑल इज़ बैड विद द वर्ल्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड आउट देयर, यू नो। तो अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है। सो अब आप लोगों पे है, यंगर जनरेशन पे है, कितना आप संभाल के रखेंगे इस चीज़ को। जो आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, तो इस पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि इंसान नहीं है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं है, राइट, जीडीपी सेंट्रिक डेवलपमेंट हो गई, विच इज़ अ यू नो नॉन लिविंग बीइंग, उसमें लाइफ नहीं है। राइट। तो लिविंग बीइंग जो है वो तो ह्यूमन बीइंग है ना। आप ह्यूमन बीइंग को बीच में खड़े करके फिर आप डेवलपमेंट करो, फिर तो मानते हैं, फिर तो 100% मैं मानता हूँ कि हाँ भाई अब तो कुछ है ही नहीं। तो वेलनेस ही नहीं है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, हवा ख़राब हो रही है, पानी ख़राब हो रहा है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, एग्रीकल्चर ख़राब हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। अरे भाई, पॉइजन के साथ इकोनॉमी को, जीडीपी कैसे बढ़ा सकते हो आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो खाने में, ठीक है। पूरा देश लगा हुआ है, 99% केमिकल फार्मिंग है इंडिया में, 1% नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो भी प्राकृतिक फार्मिंग बोल। आप कैसे कह सकते हो कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? आप जहर के ऊपर जीडीपी बिल्ड कर रहे हो, जहर के ऊपर आप खाना बिल्ड कर रहे हो, जहर के ऊपर आपकी मिट्टी भी ख़राब हो रही है ना। तो जैसे वही वाली बात होगी ना कि आप अपनी मिट्टी तक नहीं संभाल पाए, आप अपनी हवा तक नहीं संभाल पाए, आप अपना पानी तक नहीं संभाल पाए, नदी पहाड़ तो छोड़ो, तो फिर कहाँ का। सो फिर ये, और वाकई सबको सोचना चाहिए वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट। हाँ, दैट इज अ, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है, क्योंकि यात्राएं नहीं हो रही। ये तब होता है जब आप यात्रा करते हो, जब आप यात्रा करते हो, जब आप अकेले होते हो, तभी तो प्रोसेस करोगे इन चीज़ों को। मैंने बात करी, फिर मैं उठ के गया, फिर मैं 4 लोगों के साथ बैठ गया, फिर मैं गया, फिर मैं 3 बजे किसी मीटिंग पे चला गया, फिर मैं उठा, फिर मैं अपने बाकी लोगों के साथ बैठ गया। तो मैं प्रोसेस कब करूँगा इस चीज़ को कि भैया मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। अकेले रहना, यात्रा करना, ट्रैवलिंग इसलिए ज़रूरी होती थी। क्यों होता था वानप्रस्थ, क्यों होता था हमारे वो जो 4 वर्ण बने हुए थे, क्यों ऐसा होता था कि 50 साल की उम्र में तुमको यात्राएं करनी चाहिए?
हमने तो वो टाइम देखा है, हमने तो अपने दादा को देखा, दादी को देखा, नाना को देखा, नानी को देखा, हमने तो देखा है उस चीज़ को कि वो कितना उस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे, ट्रैवलिंग के ऊपर। और अकेले ट्रैवलिंग करना है, ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना, पोतली बोलते थे, पोतली बांध के उसके अंदर थोड़े से मुरमुरे, थोड़ा सा वो मट्ठी, थोड़ी दाल, थोड़े से मूंगफली वगैरह रख के अपना आराम से शांति से, मतलब जब वो यात्रा पे भी जाते थे ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ स्वर्ग जा रहे हैं, मतलब इतने शांत, इतने क्योंकि वो अपने आप को ढूंढने जा रहे थे, वो दुनिया को समझने जा रहे हैं, संसार की चीज़ों को समझने के लिए जा रहे थे। कहाँ हो रहा है अब तो बेचारे, मैं तो केदारनाथ जी भी मुझे तरस आता है, केदारनाथ जी पे, बद्रीनाथ, तो वो क्या हो रहा है, वो तो सेल्फी पॉइंट बन गया हर जगह सर, वो तो रील पॉइंट है। एवरी प्लेस इज अ सेल्फी पॉइंट। मतलब मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं पिछले 10-12 साल में मैं पहली बार मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मैं किसी भी मंदिर में अंदर नहीं गया, जा ही नहीं पाते, मेरा मन करता है क्योंकि हम मंदिरों में खेले बड़े हैं, हम बहुत हमने देखा, लेकिन अब डर लगता है मंदिर में जाने से, इतनी भीड़ होती है वहाँ पर, और मेरे को भीड़ से थोड़ी सी है, आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिया, मेरे को भीड़ में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो लाइन देखता हूँ वहाँ पर, ओहो इतनी लंबी लाइन दर्शन के लिए, तो मैं भगवान को कहता हूँ, वो वहीं से हाई फाइव दे देता हूँ मैं भगवान को, भाई साहब फिर कभी देखते हैं यार, ये ऐसे नहीं है, तो आप ही बाहर आके मिल लेना मेरे से मैं नहीं अंदर, क्योंकि मैं अंदर आ ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। मतलब क्या गजब की भीड़ है। अरे हम कितना जाते थे मथुरा वृंदावन, आप सोच सकते हो। अरे बाबा, मतलब आई डोंट नो, लोग सोचते ही नहीं इस चीज़ के बारे में। आपने भगवान को क्या बना के रखा हुआ है, मतलब कभी कभी सोचो इस चीज़ को, आंख बंद करके सोचो भगवान क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, कि भैया तू कर क्या रहा है, तू मेरे साथ, है ना। तो ये है, ये चीज़ है। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, यू नो। एजुकेशन, यात्रा, अपने साथ बैठना, मंथन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। नेचर को अपना बीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना था, सीड डिस्पर्सल किया, उसको अपना एक पॉलन दूसरे पॉलन, मेल फीमेल, वो करना था, उन्होंने बीज को पकड़ा, उन्होंने बटरफ्लाइज लेकर आए, उन्होंने लेडी बर्ड्स, बीटल्स लाए, उन्होंने बर्ड्स को भी पॉलिनेटर की तरह यूज़ किया। सो नेचर इज़ द सोर्स कोड, बाकी स्पीसीज सब सबसेट है ना। तो वी आर देयर टू डू द वर्क ऑफ नेचर। हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर ट्राइंग टू डोमिनेट नेचर, दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। कंट्रोलिंग नेचर। और इफ़ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, है ना। आई कम फ्रॉम अ जैन फैमिली, तो जैन आप देखेंगे जो जैन प्रथाएं हैं, जैन जितनी भी जो भी उनका धार्मिक परिवेश ले लीजिए, उनका जो भी वे ऑफ लिविंग है, इट इज़ टोटली एनवायरनमेंट बेस्ड, टोटली एनवायरनमेंट बेस्ड है। नेचर, तीर्थंकराज ले लीजिए, महावीर ले लीजिए, उनके पेड़ पौधे, वन, भाई यहाँ पर स्टेप नहीं करना, वहाँ पर बैक्टीरिया है, ये नहीं करना, मुंह पट्टी लगानी है, बैक्टीरिया मरेगा, वो खैर दूसरा एक्सट्रीम है, मैं उतना नहीं कहता। लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही धर्म बनाए गए। जितनी भी जैन आप ग्रंथ देख लीजिए, आप ध्यान से पढ़िए, जितने भी हैं, दैट इज ऑल इन अ वे टू बी इन सिंक विद नेचर। वो जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो वही थी। बस हम नेचर से दूर होते गए, हमने अपना डिस्टेंस क्रिएट करता रहा। वी वर एट ईज विद नेचर। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस, तो फिर वी वर एट डिस ईज विद नेचर, तो डिजीज आ गई। ओह, है ना। आप अमेज़ॉन में जो ट्राइब्स रह रही हैं, या लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार में जो आइलैंड ट्राइब्स रह रही हैं, पॉलिनेशियन आइलैंड, सैलमन आइलैंड्स, पैसिफिक रिम में जितने भी हैं, उनको जाके आप थोड़ी ना कहोगे कि भाई तेरा पेनक्रियाज कैसा है, तेरा स्प्लीन कैसा है, तेरे को हेपेटाइटिस हो रहा है, तेरे को थायराइड की पीनियल ग्लैंड में तेरी सिक्रीशंस का क्या हो रहा है।
तेरा बीपी ऊपर है नीचे है, कोई बात होती है वहाँ पर? नहीं। वो अपना 70-80 साल जो जीना है जिए, फिर उस दिन निकल लिया एकदम। उनकी बॉडी भी वहीं जंगल में डाल दी जाती है, वो कंपोस्ट हो जाती है, वो फिर खाद बन जाती है, फिर वो इट्स अ वेरी सो इंसान का ये मंदर जो हमारा मन है, ये बड़ा चंचल होता है, ये बड़ा बंदर होता है। तो ये कोई ना कोई खुरापात अपने आप को बिजी रखने के लिए नए नए आविष्कार करेगा, नए नए सॉफ्टवेयर्स निकालेगा, नए नए हार्डवेयर निकालेगा, नए नए गैजेट निकालेगा, नई नई चीज़ें निकालेगा। इट विल कॉम्प्लिकेट लाइफ, देन इट विल फाइंड सॉल्यूशंस टू इट। मज़ा लेगा उस चीज़ में, ठीक है। फिर उसमें रेवेन्यू आएगा, उसमें टर्नओवर्स आएंगे, प्रेशर क्रिएट, फिर उसको कहेगा हमने बिजनेस डेवलप किया। पहले हमने बहुत सारा सामान बना लिया, बहुत सारे पैकेट्स बना लिए, अब इसकी डिलीवरी कैसे हो? फिर जोमेटो आया, फिर इंस्टामार्ट आया, फिर वो है जल्दी से जल्दी। भाई 1 घंटे बाद भी तेरे को अगर मिल गई मूली गाजर तो क्या हो जाएगा? नहीं, 10 मिनट में चाहिए हमको, है ना। तो आप देखो हम कैसे खुरापात करते हैं, किस तरह से हम अपनी जीवन को किस तरह कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सर इसी चीज़ पे मेरे को कभी कभी लगता है, मैंने अपने दोस्तों में भी बोली ये चीज़ कि जब हम नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, तो जब हम एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, उनकी स्टोरीज देखते हैं, वो कहते हैं कि वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बट माई पर्सपेक्टिव इज़ आर वी रियली? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें दूर होती हैं तब एक पर्सपेक्टिव होता है आपका, पर जब आप उनको पार ले, जैसे बॉटल है दूर लग रही है, पर मुझे नहीं पता इसका वेट क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम आएंगे। अब मेरे मामा भी मुझे कहते हैं कि कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। अब जैसे अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब हम ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोगों की, पर उसके साथ 10,000 और प्रॉब्लम हमने अपने सिर पे ले ली हैं जो हमें डेली बेसिस पे सॉल्व करनी पड़ती है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मोर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स हो गया ना, रादर देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हाँ, तो ये मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। कोई दुनिया का इंसान कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। लोग कहते हैं कि आपने इतने सारे जंगल लगा दिया, आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व। मैं को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। हाँ, इतना है कि अपने जीवन काल में हमें कुछ मीनिंगफुल करना था, कुछ पर्पसफुल करना था, कुछ यूज़फुल करना था, तो हमने, हमारे को पैचेस मिले, कोई एनक्रोचमेंट में था, कहीं था, उसको और सुंदर बना दिया। आप जीवन को सिर्फ सुंदर बना सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रकृति का काम है। आप कोई भी चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का काम है। प्रकृति देखती है कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करती है, वो आप नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट मेक योर लाइफ मोर ब्यूटिफुल, मोर ईजी, मोर एन्जॉयबल, और वो कोई कॉम्प्लिकेट करने से थोड़ा ना आएगी। और सच पूछो, मेरा तो ये टेक है लाइफ का कि हम जो ये दौड़ करते हैं कि हमें इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बंगलो, अरे भाई मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे को तरस आता है बेचारों पे। अरे मेरा एक्टिवा स्कूटर है, मेरा है, मैं चलाता हूँ उसको। मेरे पास एक वो बेचारी ऑल्टो, एक वैगना हमने ऑफिस के लिए ली हुई, एक स्विफ्ट है, वो उसी को घिसे जा रहे हैं। एक ड्राइवर साहब रखे, क्योंकि मेरा पाँव चलता नहीं, थोड़ा सा क्लच में प्रॉब्लम होती है। हमारे दोस्तों ने BMW खरीदी है और ड्राइवर रखा हुआ है 25,000 का। और मैं कहता हूँ तूने ड्राइवर के लिए BMW ली थी, अगर BMW खरीदी तो खुद तो चलाओ कम से कम। कभी उस पर कपड़ा मारो, कभी उसका वाइपर साफ़ करो, कभी उसमें हवा भरवाओ, कभी उसको पेट्रोल पंप पे ले जाके उसमें पेट्रोल, एक आनंद तो लो कि यार मैंने इतना बड़ा 70-80 लाख का लोहे का टुकड़ा 4 पहियों पे लिया है, खिलौना लिया है, तो उसको यार एंजॉय तो करो उसको कम से कम। वो भी ड्राइवर एंजॉय कर रहा है। फार्म हाउस है, फार्म हाउसेस में वो जो केयर टेकर्स हैं वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ओनर तो तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। 4.5 लाख का डाइनिंग टेबल है, तुम उस पर खाते क्या हो? क्योंकि तुम्हें डायबिटीज़ भी है, तुम्हें BP भी है, कुछ भी है, खाना तुम्हें वही दलिया है। तो भैया वो तो मोड़े पे बैठ के भी तू खा लेता। आप देख रहे हो? तो हम नुमाइश की ज़िंदगी, दूसरों को दिखाने की ज़िंदगी। अरे इंसान जिस दिन अपने लिए जीना शुरू कर देगा ना, इसीलिए ओशो एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, बी सेल्फिश। तो लोग सोचते रहे ये तो सेल्फ, अरे वो दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा
अब जैसे एक रात की एक मेडिटेशन होती है, उसमें ये होता है कि जैसे मुझे कभी कभी नींद नहीं आती, मैं भी भूल जाता हूँ, ये दुनिया में रहते रहते हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, तो कभी कभी याद आता है तो अपने आप को कहता हूँ नहीं पन्ना, आ जा, वापस आ जा, अभी सोना है, अब तू ऑफिस से वापस आ जा, प्लांटेशन साइट से वापस आ जा, मीटिंग से वापस आ जा, तू यहाँ से वापस आ जा, वहाँ से वापस आ जा, आ जा आ जा आ जा, है ना। फिर ऐसे करके आपने हार्ट चक्रा पे थोड़ा आ गया, वापस आ गया, चल अब सोएं, चल कुछ रीडिंग कर लेते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं, फिर सोते हैं, है ना। फिर उसको बुला के उसको सुला देता हूँ, ठीक है। हम इतने बिखरे हुए हैं, हम इतने बिखरे हुए हैं, हम अपने आप को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम खुश नहीं हैं, इसीलिए हम हेल्दी नहीं हैं। और जब आप फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप इतने बिखरे होते हो, तो फिर कहाँ एक यूनिफाइड आप एक देश और प्लैनेट को कहाँ दूर की आप क्रिएट करोगे। आपने जब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम ना बस ऐसे ही कुछ हज़ारों सालों के लिए एक स्पीसीज़ नेचर ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्रिएट कर दी, कि ये जैसे होते हैं खिलौने होते हैं ना, चल बेटा तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी, तो कर लिया, फिर उसके बाद कहेंगे अरे यार ये स्पीसीज़ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, अब इसको ख़त्म करो, अब कोई और स्पीसीज़ लेकर आते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू बी द न्यू स्पीसीज़। जिस तरह से एआई कर रही है काम हर चीज़ में, चैट जीपीटी ये वो, मैं देख रहा हूँ टेक्नोलॉजी और बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, प्रकृति को एक चीज़ समझ आएगी कि ये जो ह्यूमन माइंड है ये तो बहुत खुरापाती है, जो आपकी एआई है वो लॉजिकल है, वो रीजनेबल है ना। तो शायद इसी की एक स्पीसीज़ क्रिएट की जाए, मे बी रोबोट्स, होमो रोबोट्स, जैसे अभी हम होमो सेपियन हैं, होमो रोबोट्स में एक नई स्पीसीज़ आएगी विच विल टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स, विल टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि उसमें इतनी खुरापात नहीं होगी। मे बी बेटर देन ह्यूमंस, मे बी। सर आपने बहुत प्यारी बात बोली जब आपने बोला ना कि आप मेडिटेट करते हो और अपने आप को रिकलेक्ट करते हो फ्रॉम ऑल द एरियाज, क्योंकि मैं भी बिखर जाता हूँ दिन में, ये मीटिंग हो गई, वो मीटिंग हो गई, ऐसा हो गया, मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करो, जब आप संस्था चलाते हो, इतना बड़ा काम हो गया, फैल गया, देयर आर 400 फैमिलीज हु आर डिपेंडेंट ऑन उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका है, सो 2000 लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे तो रहती है कि हाँ भाई आपको है, तो थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ती है दिन भर। लेकिन फिर शाम को फिर ओवर अ कप ऑफ टी एक किताब खोल के बैठते हैं, फिर कहते हैं मुन्ना आ जा, वापस आ जा वापस आ जा, अपने आप को कलेक्ट करते हो सारी जगहों से, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, आ जा, चल यार सोते हैं अब, आ जा सुबह तक, तो ये सब ये मेरा अपना नहीं है, ये भी हमने ओशो से ही सीखा। ओके। तो हाँ, लेट 1980s में तो ये अलग अलग मेडिटेशंस थी, अलग वो चीज़ें थी, बहुत सिंपल चीज़ें होती थी, वहाँ पर कोई तपस्या नहीं करनी होती थी, कोई टॉर्चर नहीं करना होता था अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने फिजिकल लेवल पे, तो बड़ा प्लेजेंटली वो चीज़ों को समझाते थे। तो दिस इज़ वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम, चाहे वो जिब्रिश है, चाहे हमारे ये छोटे छोटे ध्यान हैं, सो वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल, इट जस्ट हेल्प्स यू लीड अ हेल्दी लाइफ, दैट्स ऑल। मैं यही सोच रहा था सर, जैसे कल निरंजन भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम लोग ऐसे ही अपने एक मेरे मेंटर हैं विशाल गुप्ता सर, सो उनसे मिलके आ रहे थे वापस, तो मैं था और वरुण था, फिर मैं वरुण जो स्टार्टिंग में लड़का आया था, पोइट्री करता है, सो वो और बंटी बैठे हुए थे, एंड वरुण आस्क्ड हिम समथिंग अबाउट लाइफ, ही सेड कि यार एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो उसने आर यू ओके, चीकू ने पूछा इससे, तो उसने कहा बट आई एम नॉट हैप्पी, everything is going good but he's not happy, and I was listening to this, मैं कहा why he's not happy, then he said कि मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिलता, and what you are saying right now कि मैं बस चाय पे बैठ जाओ अपने साथ कभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ and recollect yourself from every aspect that you are engaged in, तो शायद उससे आपका खुद, क्योंकि हम दूसरों के साथ में सारे रिश्ते निभा रहे हैं, being a kid, being a daughter, sister, brother, neighbor, whatever, बट अपने साथ जो एक रिश्ता होता है हमारा, वो भी तो निभाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बाकी रिश्ते निभा पाएँ अच्छे से। यस, यू सेड इट ब्यूटिफुली। एंड दूसरी बात, हमें
ये अननेसेसरली जो कॉम्प्लिकेशंस हमने अपनी लाइफ में क्रिएट की हुई हैं, और मैं मानता हूँ कि ओके आई पुट इट दिस वे, एनीथिंग मैन मेड, जैसे हम लोग बोलते हैं एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स हीट एंड पोल्यूशन, एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशंस, एनीथिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड गिव्स यू रिलैक्सेशन, एवरीथिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड एब्जॉर्ब्स हीट एंड पोल्यूशन. ठीक है. इंसान को जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि नेचर के अलावा आपको कहीं भी खुशी नहीं मिल सकती, उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हम सोचते हैं कि मैंने ये घर बनाया इससे मुझे खुशी मिलेगी, मैंने कार खरीदी इससे खुशी मिलेगी, इससे कंफर्ट मिलेगा, इससे कन्वीनियंस मिलेगी, आप जल्दी एक जगह पहुंच जाओगे, ए पॉइंट टू बी पॉइंट. एजुकेशन क्लियर नहीं है ना फंडामेंटल्स. खुशी अगर ढूंढोगे तो वो तो नीले आसमान को, तारों को देखने से, पहाड़ों को देखने से, हवा का आनंद लेने से, वो सी ब्रीज, वो बीच, वो प्रकृति में ही, वो पहाड़ों में ही, वो पगडंडियों में, वो जंगलों, वहीं आनंद मिलेगा. अगर आनंद की खोज करनी है तो फिर तो प्रकृति के पास जाना पड़ेगा. आप तो कन्वीनियंस की खोज कर रहे हो, आप उसको इंस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको टाइम जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना. इंस्टेंट मार्केटिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, तो आप तो टाइम को कम करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज़ द ओनली थिंग यू आर रिजॉल्विंग. आप कोई खुशी का उसका कुछ, वो जो खुशी भी क्या होती है, व्हाट इज़ मेडिटेशन, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, इट इज़ अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. वाओ. मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है, मेडिटेशन हुआ करने से नहीं आती. मेडिटेशन 4 घंटे एक जगह पे बैठने से, पोस्चर में बैठने से नहीं आती. मेडिटेशन इज कम्स आउट ऑफ एजुकेशन, मेडिटेशन कम्स आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेडिटेशन कम्स आउट ऑफ, अरे तो हमारे गौतम बुद्ध जो हैं, हमारे बुद्ध सिद्धार्थ, वो गए, वो पीपल के नीचे बैठे, उनको क्या समझ आया, तो उन्होंने कोई क्रियाएं थोड़ा ना की, वो कोई उल्टे थोड़ा ना खड़े हो गए थे, वो तो वहाँ बस बैठ गए थे. और बैठे बैठे उनको एक बात समझ आई कि भाई लाइफ क्षणभंगुर है, बहुत कम है, 70-80 साल के लिए इंसान आता है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना भाई इस चीज़ को. आए हैं तो मज़ा लो, आए हो तो आराम से जियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चल दो. तो बेसिकली देखा जाए व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट एंड व्हाट इज़ रियलाइजेशन, इट इज़ जस्ट दैट दिस अंडरस्टैंडिंग दैट इज दिस नथिंग टू डू इन दिस. आपको सच में बता रहा हूँ, आपको एंड ऑफ द जर्नी आपको ये समझ आता है यार कुछ भी करने को नहीं है यहाँ पे, हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर. हाँ, लेकिन इस तरह से करो कि दूसरे को तकलीफ़ मत दो, है ना, और अपने आप को भी तकलीफ़ मत दो. सो बस यही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, संस्कार, ये जो हमारे पूर्वज वगैरह जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, सॉरी टू से हम बहुत दूर निकल गए, हम बहुत दूर निकल गए. आई डोंट नो, मतलब डर लगता है चीज़ों को देखते हुए, डर भी लगता है और कभी कभी डर नहीं भी लगता है, इन द सेंस कि एक विश्वास है कि प्रकृति वापस खींच के ले आएगी. वो कहेगा बैठ इधर, बैठ इधर, मैं तेरे को समझाती हूँ क्या वो, और वो होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, होना शुरू हो गया है पर और भी तेज़ी से होगा, मुझे ऐसा लगता है. सर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा टाइम, हम यहाँ पे हमेशा रहने वाले हैं धरती पे, हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वी कुड जस्ट. एजुकेशन एजुकेशन. अबे हमारे जो हमारे ऑडिट हेड हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर माहेश्वरी जी, सो ही इज़ जस्ट 3 years माई सीनियर, आई एम 60, ही इज़ 63. तो अभी 1 हफ्ते पहले उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ही वेंट इन स्लीप, है ना. व्हाट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कभी बाहर का खाना नहीं खाते थे, कभी कुछ. तो वही है, जीवन का कोई पता नहीं है. मैं अभी पॉडकास्ट करके यहाँ से निकलूँगा, मुझे नहीं पता मैं घर भी पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा. ये जब रियलाइजेशन आ जाती है और ये आप ये चीज़ बिठा लेते हो अपने जहन में, अरे यार जब तक हैं तब तक हैं, तब तक हैं, यू स्टॉप बिल्डिंग, यू स्टॉप कलेक्टिंग, यू स्टॉप होर्डिंग, यू स्टॉप ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. और ये
हमारे दोस्त यार हैं 70-75 की उम्र में नया स्टार्टअप कर रहे हैं। और मैंने कहा यार कभी तो रुक, नया स्टार्टअप लगा रहे हैं, 4 करोड़ की यहाँ से फंडिंग आई है, एंजल फंडिंग, वेंचर फंड। और मैंने कहा तू अपनी एज देख यार, यू आर 72 years old, वाई आर यू वॉन्टिंग टू दिस थिंग? तेरे पास पेंशन है, तेरे बच्चे सेटल्ड हैं, यू गॉट अ लवली वाइफ, यू गॉट अ लवली गार्डन, यू गॉट 2 lovely doggies as pets, you go for a walk, you ना जी खुरापात देखो। अरे घर थोड़ा ऐसे बैठेंगे, वो देख बगल वाले ने उसने ऐसे ऐसे एजेंसी लेके कर लिया, मैंने भी एक एजेंसी ले ली। वाह ठीक है भाई करो। हम रुकते ही नहीं कहीं। I am 60 and I am already thinking of how do I decentralize all my work and how do I, अरे भाई मेरे को भी तो रेस्ट का टाइम चाहिए, मुझे भी रीडिंग का टाइम चाहिए। अब मुझे भी आपके जैसे मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, प्यारे लोगों के साथ बैठ के चाय समोसा करने की, अब अपने आप को भी तो वक्त देंगे ना हम। कब तक दौड़ते रहोगे भाई, कब तक भागते रहोगे? और किस चीज़ को, अच्छा क्या गजब की चीज़ है, चाहे ट्रम्प साहब हैं, पुतिन साहब हैं, मैं ऐसे नाम लेके बोल रहा हूँ विद ऑल डू, अपने दोस्त हैं सब, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सब जो कोई यूक्रेन के लिए लड़ रहा है, कोई गाज़ा के लिए लड़ रहा है, कोई वेनेजुएला के लिए लड़ रहा है, अरे भैया तुम भी 4-5 साल में तुम भी निकल लोगे, सारी ज़मीनें यहीं रह जाएंगी, सारे देश यहीं रह जाएंगे। कौन लेकर आए हो, कौन लेकर जाओगे? तुम्हारी जेबों में जाएगा ना? किसी की जेब में यूक्रेन जा रहा, ना किसी की जेब में मैयत पे तुम्हारे साथ गाजा जाएगा, ना फ़लस्तीन जाएगा, ना वेनेजुएला जाएगा। तुम लड़ किस चीज़ के लिए ले रहे? अरे परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, तुम अपना किसी देश के प्रेसिडेंट हो, मौज लो उस चीज़ की। आप देख रहे हो एक प्रधानमंत्री बन जाता है, वो भी मौज नहीं लेता, उसको में भी खुरापात चल रहा है। आप ध्यान से सुनो, मतलब सोचो मैं जो बात कह रहा हूँ। एक प्रेसिडेंट बन जाता है, अरे प्रेसिडेंट बने हो, अपना डिप्लोमेटिक मीटिंग्स करो, कुछ करो, गोल्फ खेलो, शाम को पब में जाओ, अपना ऐश करो, मज़ा लो यार। प्रेसिडेंट हो तुम, 5 साल ऐश करो। नहीं ना जी, आज उसके साथ लड़ाई, आज उसके साथ लड़ाई, आज वहाँ तेल की लड़ाई, वहाँ ओपीएम की लड़ाई, वहाँ ड्रग्स की लड़ाई। भाई यार बैठ जा, आराम से बैठ, तू एंजॉय तो कर अपनी प्रेसिडेंटशिप, एंजॉय तो करो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप। इंसान वहाँ पर पहुँच के भी, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप छोटे लेवल की बात करते हो, आप बिजनेस की बात करते हो, स्टार्टअप, अरे उसको छोड़ो, एक प्रेसिडेंट बन जाता है, वो भी नहीं बैठता चुप करके, वो भी पता नहीं क्या और नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये है इंसान, दिस इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। और हमने देखा है बहुत सारे हमारे टाइम के पढ़े हुए बच्चे, हमारा वैसी टीचर्स और वैसे पेरेंटिंग, वैसे ग्रैंड पेरेंटिंग, वो तो 50-52 के साल में, 55 के साल में ही शिथिल हो गए। आहा ठीक है यार, कमा लिया जितना कमा लिया, अब इसी को खर्च कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक घर बना लिया, उस घर का आनंद ले लें, यही बहुत बड़ी बात है। 2 बच्चे पैदा किए हैं, उन्हीं के पोते और पोतियों का मुंह देख लें, बहुत बड़ी बात है। 2 डॉगीज़ हैं, उन्हीं का आनंद ले लें, उन्हीं के साथ फ्रिस्बी खेल लें, उन्हीं के साथ जंगल में जाके घुमाएं, बहुत बड़ी बात है। एक पुरानी बुलेट है, उसी का आनंद ले लें, उसी की सर्विसिंग और उसी को किक मार मार के चलाते रहें, उसी का आनंद ले लें, वही बहुत बड़ी बात है। हम चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन उनको एंजॉय नहीं करते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं, नेटवर्किंग कर लेते हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन हम दोस्ती का मज़ा नहीं लेते, दोस्तों के लिए वक्त नहीं निकालते। ये है समझ, दौड़ है, दौड़ है। और मेडिटेशन इज़ नथिंग, योग इज़ नथिंग, संस्कार, एजुकेशन इज नथिंग बट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पंक्चुएशंस इन लाइफ। कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ सेमीकोलन लगाना है, कहाँ कोलन लगाना है ना? तो बस वही चीज़ें हैं। सो और अगर आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ज़िंदगी के बारे में, फिर भागते रहो। एंड आई होप ऑडियंस को ये समझ में आए कि स्पिरिचुअल फाउंडेशन और रिलीजियस फाउंडेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, रिलीजन इज़ अ बिजनेस। देखो रिलीजन जो है ये एक रिलीजन जो होता है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद रिलीजन,
ठीक है, देर आर मोर देन 40 मेजर रिलीजन्स ऑन द प्लानट एट द मोमेंट. हम 4-5 को जानते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे अगर आप उसमें जाओगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि हैं. बट ठीक है, जस्ट रिस्पेक्ट देम, जो भी है. लेकिन क्या होता है कि जब आप तड़का रिलीजन और पॉलिटिक्स का इकट्ठा करते हो टू गेट द पावर, टू परसेप्शन मैनेजमेंट में उसको यूज़ करते हो, हेडलाइन मैनेजमेंट में यूज़ करते हो, न्यूज़ मैनेजमेंट में यूज़ करते हो, ठीक है, वो भाई इट्स ओके, करने दो. सब ने जाना है, सब 25,000 दिन के लिए आए हैं. ओके, ठीक है ना. 75 ईयर्स का अगर किसी का है, मैं समझता हूँ मेरी लाइफ 70 ईयर्स है. आज सुबह ही मैं अपने उसके ऊपर लिख रहा था डायरी पे कि मुन्ना अब तेरे 10 साल और बच गए. तो 10 साल का मतलब है 3,650 दिन. भाई 365 दिन एक साल में होते हैं. तो बट ठीक है, अब 3,650 दिन का प्लान बना लेते हैं. उसमें भी पता नहीं कितने दिन मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, है ना. तो बस अब ये है कि जो जो भाग नहीं देखे हिंदुस्तान के और प्यारे प्यारे भाग हैं, तो वो देखने चलते हैं. अब घूमते हैं फिरते हैं, थोड़ा बहुत जो भी अपना बाकी टाइम बच गया अब निकालो यहाँ से, है ना. और ठीक है, और अच्छे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जितना भी सत्संग कर लेंगे, जितनी देर बैठ जाएंगे, बात आदान प्रदान हो जाएगा चीज़ों को. और बाकी बड़े बुजुर्गों को तो यही कहते हैं, भैया एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कीजिए. ये मंदिर मस्जिद बनाने का जो इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर इतना ही आपने प्राइमरी एजुकेशन पे किया हो, तो देश तो वैसे ही बन जाएगा अपने आप, है ना. देश तो अपने आप ही बन जाएगा. मैं समझता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन ही राम राज्य है. अगर आपको राम राज्य चाहिए, ये हमने बचपन से सीखा है. हम तो बड़े धार्मिक उसमें मतलब पैदा हुए, और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, हनुमान भक्ति इसमें जन्मे बड़े हैं. तो हमने तो एक ही चीज़ समझी है कि बस राम राज्य जो है वो, अगर आपको अच्छे संस्कार मिल गए, अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छे आपके बड़े बुजुर्ग मिल गए, और आपने अच्छी तरह समझ लिया ज़िंदगी को, उसी को राम राज्य. राम राज्य बाहर नहीं, राम राज्य अंदर है. अंदर राम राज्य होना चाहिए, तो बाहर भी वैसा ही मैनिफेस्ट होगा. गुड एजुकेशन इज़ राम राज्य. सर आपने दोस्तों की बात करी, आप अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हैं? अरे बहुत ज़्यादा घनघोर, ज़बरदस्त. How have you maintained those friendship over the period of time? अरे व्हाट्सएप नाम की एक चीज़ बड़ी गजब की है. अब जैसे मैंने आपको बोला, मेरे तो स्कूल फ्रेंड्स, मेरे एसडी मॉडल स्कूल 8वीं कक्षा, 9वीं 10वीं कक्षा के अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. अभी तो बहुत सारे मेंबर्स, हमारे मेम्बरान जो हैं वो निकल गए. कोविड में 12-13 निकल गए, और फिर अभी भी हर दूसरे महीने में एक हार्ट अटैक हो जाता है किसी को. भाई 60s क्लब में आ गए हैं, बड़े सीनियर क्लब में हैं अब हम. तो कोई ना कोई निकलता रहता है, उसमें से कम होते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में से. बाकी कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, पुराने हैं. और हमने इतना 48 साल फील्ड पे काम किया है, उसमें बड़े प्यारे प्यारे लोग, बहुत ही प्यारे प्यारे वॉलंटियर्स मिले, बहुत अच्छे मिले. आज उनके अपने NGOs हैं, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी की फैक्ट्री है, किसी का कुछ है. आई थिंक दोस्ती के अलावा है क्या भाई. ये प्रेम की बात करते हैं हम, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, वो भी क्या है? वो भी तो एक तरीके की दोस्ती है. जैसे ओशो बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, यू नो, देयर इज़ नो रिलेशनशिप, देयर इज़ ओनली फ्रेंडलीनेस, फ्रेंड्स एंड फ्रेंडलीनेस. तो आश्रम को वहाँ बोर्ड, मतलब वो कहा करते थे, यहाँ बोर्ड लगाओ, मीटिंग प्लेस फॉर फ्रेंड्स, मीटिंग प्लेस फॉर फ्रेंड्स. इसलिए मैंने भी जब पहला अपना उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की, तो गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन तो बहुत बाद में हुई. हमने सबसे पहला जो किया वो पेड़ों का आश्रम किया. हमने 10-15 साल पेड़ों के आश्रम के नाम से चलाया सब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है सब आश्रम है. सब आश्रम क्या है? जहाँ पर दो महानुभाव बैठ के सत्संग कर लें. सत्संग भी क्या होता है? खुश रहना, कुछ आपको आता है आप मुझे बताओ, क्रॉस लर्निंग, यू नो, और जीवन, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो. सो इट्स, और फ्रेंड्स के बिना तो कुछ भी नहीं है. आपने कुछ भी बना लिया, आपने घर बना लिया, फार्म हाउस बना लिया, आपके पास पैसे हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन पार्टी में फ्रेंड्स नहीं हैं, तो फिर फ़ायदा क्या उस पार्टी का?
और उस पैसे का क्या फ़ायदा? आपने गाड़ी खरीद ली, मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों को ही बोलता, मैंने कहा बट BMW लेके घूम रहा है 80 लाख की, उस पर ड्राइवर बैठा हुआ है। अबे दोस्तों को बिठा दोस्तों को बिठा, उनके साथ जाके जो भी खुरापात करना है जाके कर, फिर जाओ किसी ढाबे पे या जहाँ पर भी या ठेके पे जाना है तेरे को, जहाँ भी जाना है वो तो तेरे को याद भी रहेगा शाम तक। ड्राइवर के साथ ही घूम रहे, ये कौन सी रिलेशनशिप हुई भैया? ठेके पे जा दोस्तों के साथ। नहीं, तेरे को जहाँ भी जाना है तू अकेला ड्राइवर के साथ चल पड़ता, ये क्या बात बनी? अरे दोस्तों के साथ करो, दोस्तों को भी तो ड्राइविंग आती होगी, उनको बोल, वो चलाएंगे गाड़ी, उसको छुट्टी दे ड्राइवर को। दोस्तों के साथ जितना आप वक्त गुजारोगे वही तो वैल्यू है, वही तो। और शाम को फिर नींद बड़ी अच्छी आती है, थेरेपी है। थेरेपी है, यू नो, बीइंग विद फ्रेंड्स इज थेरेपी। सो आई थिंक लोगों को समझ, ये धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे आई थिंक आ जाएगा धीरे धीरे। मुझे ऐसा लग रहा है मौसम बदल रहा है, मुझे पता नहीं क्यों इंस्टिंक्टिवली लग रहा है। 1-2 साल के अंदर देखना, जैसे नानी तो बहुत बहुत बोलती थी कि 2030 से पहले पहले पूरा मौसम बदल जाएगा, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। अभी तो सिर्फ 2026 है, अभी भी 4 साल हैं, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर मौसम बदलेगा। सोशल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लोगों की नज़र, और जेन ज़ी जो है ये उठेगा, एक सैलाब आएगा, एक सुनामी आएगा, एंड आई कैन सी इट कमिंग। बट क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है सपोर्ट करने के लिए उस चीज़ को, सो आई मे नॉट बी एबल टू, बट आई नो इट इज़ कमिंग। 2 साल के अंदर देखना, ये पॉडकास्ट संभाल के रखिएगा, 2 साल के अंदर देखना बहुत चीज़ें बदलेंगी। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, प्लैनेट पे तो बदलेंगी, हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। और आज हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो उसका सरमाया रहेंगी, वो उसका एंकर रहेंगी। वी विल सी, ये जो कहते हैं ना कलयुग और ये वो ऐसा युग आएगा, वो युग आएगा, कुछ नहीं आएगा। एक अंडरस्टैंडिंग का युग आएगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ना, यंगस्टर्स को मैं बात करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके। वो कहते हैं नहीं, उनकी जो दे डोंट वांट अ परमानेंट जॉब, दे वांट अ जॉब विच दे कैन एन्जॉय। उनको होता है कसौल जाना है, उनको होता है स्पीति जाना है, उनको है कि हमें वीकेंड पे ट्रैवल करना है, हमें जयपुर जाना है, जोधपुर, जैसलमेर जाना है, हमको ले जाना है, वो जाना। इट फील सो गुड, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यू नो, वी आर नॉट हियर फॉर परमानेंट जॉब्स, वी आर हियर टू वर्क, बट फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विच कैन कीप अस कंफर्टेबल, विच कैन कीप अस गोइंग, दैट्स ऑल, यू नो। तो यंग जनरेशन जो है उसको समझ आ रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा ट्रांजिशन में टाइम लग रहा है, ट्रांजिशन में टाइम लग रहा है, क्योंकि खुरापाती लोग ऊपर बहुत बैठे हुए हैं, तो वो ट्रांजिशन को होने नहीं दे रहे। पर हो जाएगा, कोई नहीं, वो भी जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जनरेशन ख़त्म हो रही है। जैसे ही वो जनरेशन ख़त्म होगी फिर ठीक हो जाएगा सब। सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जब आपने स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन, या जब मैं आपके वहाँ पे घर भी आया था, जब मैंने विजिट किया था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तब आपने बोला कि फॉर्चुनेटली मेरा अभी, मतलब जब भी आप एक्सीडेंट के बारे में बताते हो तो आप उसको बहुत पॉजिटिव वे में बताते हो। आपके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी मैंने पॉजिटिव, उसका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव देखा है कि मतलब जब आप नरेट करते हो, अंडरस्टैंड लाइफ ना। आपको, जैसे मैंने आपको बोला, नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीज़न, राइट, है ना। तो प्रकृति ने कुछ डिसाइड किया, क्योंकि मैं बहुत भाग रहा था, मैं इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, कभी यहाँ जा रहा था, वहाँ जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया भाग रहा था, सिंगापुर, दुबई, तो प्रकृति ने भी सोचा होगा ये बेचारा बहुत भाग रहा है, इसको ठोक दो एक बार अच्छी तरह से। अब उन्होंने ऐसा एक्सीडेंट किया कि 1 साल तक मैं निकल ही नहीं पाया, है ना। वाकई मैं बहुत उछल रहा था इधर उधर। तो आई रियलाइज्ड, एंड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट आई रियलाइज्ड कि इट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस, कि मुन्ना रुक जा, बहुत उछल रहा है तो, है ना। तो जब मैं बिस्तर पे बैठा, मतलब व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल बेड इन द से, एंड देन आई रियलाइज्ड, एंड 12-13 साल से मैं सोच रहा था कि मैं किताब लिखूंगा। अब बैठोगे तो किताब लिखोगे ना, तो जब बैठा क्या, फिर तो लेट ही गया, तो फिर मैंने सोचा चलो अब किताब लिख ही लेते हैं, है ना। सो दैट इज़ अ न्यू स्टार्ट। अभी मैंने एक किताब ख़त्म नहीं की, अभी मेरे को दूसरे पब्लिशर से आ गया कि आप हमें ये भी लिख कर दीजिए, आप अपने ट्रैवल के ऊपर लिख कर दीजिए, आप अपने हाईवे
एक्सपीरियंस पे लिख के दीजिए. सो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला. सो मे बी एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ. वो कुछ ऐसा करती है, क्योंकि क्या होता है, आप दौड़ रहे हो तो कहीं तो कोई तो लंगड़ी टांग मारेगा आपको. आप गिरोगे नहीं तो आप दौड़ से रुकोगे कैसे. बस इतना फ़र्क है. लोगों को एक्सीडेंट नज़र आया, मेरे को कोर्स करेक्शन नज़र आया. और मेरे को तो एक हफ्ते में समझ आ गया, क्योंकि मेरे लेफ़्ट फुट में सेंसेशन नहीं आ रही थी 1 हफ्ता 10 दिन तक. तो डॉक्टर ने हल्का सा हिंट दिया, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू मे नॉट बी एबल टू, यू नो. सो आई सडनली रियलाइज्ड कि अरे वाह, दिस इज़ लाइक नॉकिंग ऑन द डोर, यू नो. प्रकृति आपको कह रही है बेटा, है ना. सो आई थिंक इट्स ओके. सो यू लर्न अ लॉट. तो कभी कभी क्या होता है, ज़िंदगी आपसे बोर हो जाती है. आप एक ही टाइप की चीज़ कर रहे हो, जंगल लगा रहे हो, पेड़ पौधे लगा रहे हो, गार्डन लगा रहे हो, बटरफ्लाई गार्डन लगा रहे हो, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, नेचर कंजर्वेशन, नेचर वॉक्स करा रहे हो. अरे प्रकृति भी बोर हो जाती है आपसे. वो कहते हैं बेटा कुछ और काम कर, ये तो करेगा ही करेगा, कुछ थोड़ा सा और कुछ नया कर. तो ठीक है, फिर उसके अपने तरीके हैं. सर, नई चीज़ की बात निकली है, तो मैं जब कल रिसर्च कर रहा था फॉर टुडे, तो आपने एक इंटरव्यू में बताया है, इस चीज़ का जिक्र करा है कि आपके पास लोग रिलेशनशिप्स लेके आते हैं कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे ये वो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब ऐसा क्या क्या होता है बेसिकली, मेरे को वो जानना है. नहीं, लोग लेकर आते हैं और लोग बड़े मज़ेदार होते हैं. वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के जैसे वो आए तो मैं कहता अच्छा हाँ क्या देख रहे हो लड़के लड़की में क्या होता है. पहले वो तो माँ बाप आते हैं. लड़का लड़की तो आते नहीं हैं, वो कम ही आते हैं. 10% लड़का लड़की आते हैं, 90% माँ बाप आते हैं. माँ बाप कुंडलियाँ लेकर आते हैं. वो कहते हैं उसकी ये जॉब है, उसका वो है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसका वो है. मैं कहा क्या है, तुम स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस नया खोल रहे हो, करंट अकाउंट खोलना है, क्या है, तुम बैलेंस शीट दिखाना चाहते हो बच्चे की, ये कुंडली थोड़ी ना दिखा रहे हो आप, है ना. अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी पे पढ़ी, मैंने 3 साल, मैंने 7 साल बल्कि मैंने पढ़ाया भी है एस्ट्रोलॉजी, बट दैट इज़ अ स्पिरिचुअल साइंस, दैट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ, अंडरस्टैंड प्रकृति, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मिक, यू नो, द वे द कॉन्स्टलेशंस वर्क, द वे द स्टार्स, द वे, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. लेकिन लोग जो आते हैं उसमें लड़का लड़की तो अवेलेबल ही नहीं है. तो फिर मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, आप चाय वाय पीजिए, अब आप जाइए, जो भी धनराशि यहाँ रख दो, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने हैं हमको, लिफाफा यहाँ रख के जाओ. फिर उसके बाद वो मैं कहता हूँ लड़के लड़की को भेजो. फिर मैं लड़की से जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछता हूँ, तो मैं लड़के में क्या पसंद आया, लड़के से पूछते हैं लड़की में क्या पसंद आया. और दूसरी बात तो एक तो समझ नहीं आता, ये माँ बाप चाहते हैं आपने इसको जीवनसाथी.com, शादी.com तुमने देख लिया, इसको देख लिया, चलो बात कर. अरे भाई ऐसे कैसे, तुम गाड़ी भी खरीदना चाहते हो, उसको टेस्ट राइड तो करते हो. आप बाइक भी लेने जाओगे, कुछ तो करोगे. तो मैं उनको बोलता हूँ भैया 2-3 महीने घूमो फिरो, रेस्टोरेंट जाओ, कॉफ़ी पियो, किसी होटल में जाओ, कहीं हिल स्टेशन जाओ, कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, देखो गुस्से में कैसा लगता है ये. जब क्राइसिस होता है, जब प्रॉब्लम आती है, कहीं रोड रेज तो नहीं करता, कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अरे उन इंसान के साथ जिसके साथ तुम अपने 40 साल 50 साल निकालोगे, तुम 40-50 दिन भी नहीं घूमोगे उसके साथ. तुम एक साड़ी भी खरीदने जाते हो तो उसका पल्लू चेक करते हो, उसकी सिल्क है, कॉटन है, कितनी है, ये वो. चांदनी चौक की 10 दुकानों पे वो करते हो, एक वो कुंडली से लेके आ जाते हैं 4 कागज़ प्रिंट आउट कि जी ये देख लो और ये देख लो, और लड़के लड़की को. अरे ऐसे कैसे कर सकते हो आप. लड़का लड़की सीधी सी बात है भैया. अगर तुमने 3-6 महीने तुम घूमे फिरे नहीं हो एक दूसरे के साथ, अच्छा इस बात पे लोग बहुत वो कहते हैं अरे आप तो हमारा संस्कार ख़राब करो. मैं कहता तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी डेफिनेशन तुम अपने पास रखो. मेरी जो समझ है बड़ी सिंपल सी है. अगर लड़का लड़की जिसको 50 साल जीना है, अगर वो 5 महीने भी नहीं घूमा एक दूसरे के साथ, तुम्हें पता ही क्या है उसके बारे में. कंपैटिबिलिटी क्या मालूम है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, एजुकेशन कंपैटिबिलिटी, सोच की कंपैटिबिलिटी, हॉबीज़ की कंपैटिबिलिटी, इंटरेस्ट एरियाज़ की कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी तुमको पता भी है. हेल्थ, हाइजीन, कितने फैक्टर्स मैटर करते हैं.
तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं हो और तुम आ गए शादी करने। जी उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी इतनी सैलरी है, उसकी इतनी सैलरी है, वो उसकी, अरे तुम बात क्या कर रहे हो भाई, ऐसे तो है ना। तो अब एक ज़माना होता था वहाँ तो माँ बाप बोलते थे हाँ बेटा ये लड़की है, ये ठीक है, वो एल्गोरिदम अलग थी, वहाँ पर टोटल कमिटमेंट, टोटल डिवोशन था, बस है अच्छा ठीक है, अब इसी के साथ एडजस्ट करना है, इसी के साथ प्यार करना है, इसी के साथ रहना है, इसी सो वो माइंडसेट ही अलग था, हम जिए हैं उस चीज़ को। आपके टाइम में कैसे डिफरेंट था आज के टाइम से? नहीं, पहली बात, पहले दिमाग नहीं लगाते थे, ओके तो इसलिए सुखी थे हम। हर चीज़ में थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई, दिमाग की भी लिमिटेशन होती है, सिर्फ 1100 ग्राम ही तो है ये, है ना, कहाँ कहाँ लगाओगे इसको आप, सारी चीज़ों में थोड़ा ना लगाओगे। अब वो माँ बाप ने कहा ये तो ठीक है, गुरुजन ने कहा ये तो हमने कहा ठीक है, अब उसमें क्या दिमाग लगाना। एक और फ़र्क होता है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ओके कि कैसा भी होगा, कोई भी होगा, मैं संभाल लूँगा। तो एक वो भी कॉन्फिडेंस है। एजुकेशन, आई वॉज जस्ट 22, 22-23 साल का था मैं, है ना, तो कॉन्फिडेंस था, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अफ्रीकन दे दो, अमेरिकन दे दो, आप मंगोलियन दे दो, आप कोई दे दो, हम संभाल लेंगे। कॉन्फिडेंस था, गजब का कॉन्फिडेंस था, है ना। आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सेम कोलीग है, आपको उस पर भी शक है, बिकॉज यू डोंट नो वॉट यू आर सीकिंग। ओह वाओ, You are not seeking companionship. You are seeking a body and a face which will look good on social media. You are seeking a companion. You are seeking another person in the physical form कि जो मेरे साथ चले तो समाज कहे प्री वेडिंग शूट में अच्छी लगे, पोस्ट वेडिंग में वो अच्छी लगे, बाप के पास पैसा हो, उसकी अपनी सैलरी हो, यू नो, दीज आर द फैक्टर्स जो हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था, चलो वैसे भी मेरी भी एक तरीके से लव मैरिज थी, तो इफ़ यू कॉल इट लव, हमें तो आज तक नहीं समझ आया वो लव थी, अरेंज थी, भगवान जाने क्या थी, पर कुछ तो थी, मतलब हो गई समझ। तो ये था कि भाई यही है, अब बड़ी प्यारी दोस्ती है, आज तक दोस्ती है, बड़े मज़ा में जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो फ्रेंडलीनेस, वो कंपेनियनशिप, एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन, टेम्परामेंटल एडजस्टमेंट्स, उतार चढ़ाव आते रहते, वो चीज़, क्योंकि उसको बेचारे को एजुकेट ही नहीं कर रहा ना कोई, माँ बाप भी तो लगे हुए हैं, वो बगल वाली की देखो बहू कैसे आई है, तो कंपटीशन इतना, एक तो कंपटीशन इतना। अच्छा, हमारे टाइम पे ना कंपटीशन कम था, हर चीज़ में कंपटीशन कम था। थोड़ा सा फादर कहते थे कि क्योंकि वो आर्मी में थे, डॉक्टर थे, तो नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नानी कहते थे अरे यार कोई भी चीज़ जिसमें दो वक्त की रोटी निकल आए, तू खुश रहना चाहिए। तो इस तरह से बात होती थी। सो लाइफ वॉज ईजी। कंपटीशन बहुत है और देखा देखी की है, लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए कर रहे हैं, नुमाइश है, एग्जिबिशनिज्म है, अपने लिए नहीं कर रहे। सो यू नो, लड़का लड़की रिलेशनशिप्स की अगर बात है तो सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट आई एम सेइंग, हम ये भी नहीं कहते कि व्हाट काइंड ऑफ अ कंपेनियन वुड आई लाइक टू हैव, टू बी लिविंग विथ and to be existing with, to be surviving with for the next 50 years of my life. हम क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। एंड रिलेशनशिप में सीधी सी बात है, अगर आपकी 50% भी हॉबीज़ मैच होती हैं, 50% भी नेचर मैच होता है, 50% भी अगर आपका कंपैटिबिलिटी है हर चीज़ में, इट्स इनफ, बहुत बड़ा, इट्स एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आइडियल कपल कुछ नहीं होता, आइडियल पार्टनरशिप होती ही नहीं, आइडियल लव बर्ड्स होते ही नहीं, होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। 50%, अगर इफ़ यू कैन टॉलरेट दैट पर्सन 50%, आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ।
ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट्स अ पर्सनल। और अब ना डेटिंग आ गई है, मोहब्बत आशिकी है ही नहीं। हमारे ज़माने में हैं, गलियों के चक्कर काटते थे, सीटी बजाते थे, साइकिलों की घंटियाँ बजाते थे। वो जो पागलपंती थी ना मोहब्बत में, वो अब रही नहीं है, क्लास ही नहीं है अब तो। साइबर हब चले गए, फ्राइडे सैटरडे को पब में बैठ के दारू पी ली, और जी वो उंगली ऊपर नीचे करके यूं 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 करके नाच लिया, और सोचते कि जी बहुत बड़ा, वी हैड अ वंडरफुल टाइम। अबे टाइम नहीं, तो तुमने टाइम ख़राब किया अपना। भीड़ में डेटिंग करते हो, भीड़ में कोई डेटिंग होती है? अरे उसको ले जाके तुम अपना बुलेट खरीदो, उसको पीछे बिठाओ, उसको लेके जाओ कहीं, अपना हिल स्टेशन पे लेके जाओ, उसको घुमाओ फिराओ, तुम्हें भी तो पता चले। उसको नदियाँ अच्छी भी लगती हैं, पहाड़ अच्छे भी लगते हैं, मौसम अच्छा भी लगता है, बादल अच्छे भी लगते हैं, पता चले उसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। फिर तो भैया वापस लाके दिल्ली वहीं पर छोड़ दो उसको। जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरी अपनी लाइफ में हुआ, सब कहते अरे परिवर्तन जी सारे पहाड़ तो एक जैसे होते हैं, आप फिर दिखाने ले आए। मैंने कहा बस आ जा, अब तू वापस चला। अगर तेरे को सारे पहाड़ एक जैसे लग रहे हैं, तेरे को सारी नदियाँ एक जैसी लग रही हैं, सारी प्रकृति एक ही जैसी लग रही है, सारी सड़कें एक जैसी लग रही हैं, फिर तो तू वापस ही चल। बैठो, चलो नेक्स्ट वन प्लीज। सर आपने किया ये सब मतलब अपने टाइम पे? अरे क्यों नहीं किया, नॉर्मल हूँ। नहीं मतलब मैं हाँ बिल्कुल सब किया है। नहीं मतलब ऐसे ही थोड़ा ना इतने सारे पेड़ लगा दिया हमने। अरे बिल्कुल नॉर्मल आदमी है भैया। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है हम, बिल्कुल अपना आराम से जी, जैसे बाकी इंसान हैं वैसे हम भी हैं। बड़ी आशिकी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी डेटिंग, बड़े बहुत सारे। कोई ऐसे डेटिंग एक्सपीरियंस है जो बहुत यूनिक और याद हो आपको भी? नहीं, इसी तरह के होते थे। हम सोचते थे कि हाँ जी ये बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, ले गए और घुमाने। अच्छा, हमारी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी तो जंगल तक होती थी। हम उसको बगीचे दिखा रहे हैं, गार्डन दिखा रहे हैं, बटरफ्लाइज दिखा रहे हैं, उसको पहाड़ दिखाएंगे, नदियाँ दिखाएंगे। भई हमारे पास तो कुछ और है नहीं है, हमारे पास कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री तो है नहीं है उसको दिखाने के लिए। अच्छा, उस वक्त तो पब्स भी नहीं होते थे, क्लब्स भी नहीं होते थे, ये डिस्को जॉइंट्स भी नहीं होते थे, तो उसको समझ ही नहीं आती थी। कहती तितली, अच्छा तितली तो सारी तितलियाँ एक जैसी होती हैं, भंवरे तो सब जगह एक जैसे होते हैं। तो अरे ये कॉकरोच क्यों घूम रहा है? मैं कहा ये कॉकरोच, ये बीटल है इसको। हाँ, अरे लाल रंग का कॉकरोच घूम रहा है फूल के ऊपर। तो जब समझ आ गया भैया तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा, चलो वापस चलो, है ना। तो ऐसे होता है। आई थिंक वन ब्यूटिफुल वे ऑफ, मैं सीरियसली बात कह रहा हूँ कि ब्यूटिफुल वे ऑफ असेसिंग अ बॉय और अ गर्ल इज टू टेक हर और हिम टू नेचर। आप उसको, इसलिए मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ हिल स्टेशन जाओ। माँ बाप थोड़े से मेरे से खफा हो जाते हैं, आप तो बच्चों को हिल स्टेशन ही भेजते रहते हो। मैं कहा यार, मैं वो जो अल्टीमेट केमिस्ट्री है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, वो वहाँ जाके पता चलती है। वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पे, मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे और साइबर हब के डीजे में बजते हुए, डांस करते हुए नहीं समझ आएगी। ये तब होगी व्हेन यू गिव टाइम टू ईच अदर, दैट टू इन नेचर, तब आपको समझ आएगा। तो और हमारे साथ तो ये भी बड़ी चीज़ प्रॉब्लम होती थी। कोई जाता, अरे आप समोसा क्यों खाते हो, आप चाय क्यों पीते हो? तो अरे भैया तो फिर जिएंगे कैसे? मतलब यू नो, जो इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहे खाने को लेके, हवा को लेकर, सेफ्टी को लेकर, धूल मट्टी को लेकर, नहीं। हमको तो मतलब फिर हमें तो रफ एंड टफ आइटम चाहिए ना। हमको तो चाहिए जो बिल्कुल रॉबस्ट हो, रेसिलिएंट हो, उसको कोई कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, किसी चीज़ से डर ना लगता हो। ठीक है, नॉर्मल फीमेल एनर्जी थोड़ी सी डरती है उस चीज़ से, लेकिन ये नहीं है कि उससे नफ़रत करती हो नेचर से, यू नो। तो बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम हंस नहीं सकते एक दूसरे के साथ, तुम जोक नहीं कर सकते, तुम एक दूसरे का मजाक नहीं कर सकते और अपने ऊपर नहीं हंस सकते, फिर तो लानत है ऐसी ज़िंदगी को। तो इससे तो कुंवारे ही मर जाओ तुम, मतलब ना ही करो कुछ। यू नो, कंपेनियन शुड बी वैल्यू एडिशन इन लाइफ,
वैसे तो अकेले जी रहे हो, राइट। फिर क्यों मुसीबत ले रहे हो भैया? भाई कोई वैल्यू एडिशन होगी कि मज़ा आएगा, चलो यार हम भी हंसते हैं तू भी हंस लेगी, हम घूमते हैं तो तू भी घूम लेगी। मेरे को तो लालच होता था, मैं स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता तो पीछे कोई नेविगेटर बैठा हो, मुझे बताता रहे कि हाँ भाई यहाँ जाना है, राइट लेफ्ट, है ना, तो ये भी होता था। सो कंपेनियनशिप, सो ठीक है, मैं कुछ चीज़ें मजाक में बोल रहा हूँ, बट सीरियसली इफ़ यू कांट ट्रैवल टुगेदर यू कांट बी टुगेदर। सो कपल्स के लिए बल्कि मैं यही कहूँगा कि इफ़ यू कांट ट्रैवल टुगेदर यू कांट ट्रैवल। अरे लाइफ तो बहुत बड़ी जर्नी है, तुम एक हिल स्टेशन इकट्ठा नहीं ट्रैवल कर सकते, वहीं पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई तो तुम जीवन का ये यात्रा कैसे करोगे पूरी? नहीं कर सकता। इट्स जस्ट रैंडम, दिस इज नॉट इन रिटन हियर, और आज का ये वो भी नहीं था, मुद्दा भी नहीं था, बट एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू, सिंस यू आर ऑल्सो अ पेरेंट एंड यू शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड विद योर डॉटर, या सो आपके उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल टू अदर पेरेंट्स? भाई पेरेंट्स को एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये अपग्रेडेड हार्डवेयर है, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे की, आपके बच्चे जो हैं बहुत आगे की टेक्नोलॉजीज़ हैं, यू नो, सो उसको एक्सेप्ट करो, लेट देम लिव देयर लाइफ, लेट देम बी। हम अपनी अनलिव्ड ड्रीम्स जो हैं वो हम थोपते हैं अपने बच्चों पे, दैट इज़ द होल प्रॉब्लम, और कोई नहीं है। और समाज से हम इतने डरे हुए हैं, यू नो, कि हम अपने बच्चों को जीने नहीं देते, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को बताना है तो बच्चे तू ये कर, तू ये कर, तू MBA कर, तू IAS की तैयारी कर, UPSC की तैयारी कर, तू ये कर, तू वो कर, जो भी है इतना, उसकी तनख्वाह इतनी है, उसका पैकेज इतना, तेरा भी पैकेज इतना। हमने ओशो से एक चीज़ सीखी, यू आर जस्ट अ मीडियम टू ब्रिंग अनदर ह्यूमन बॉडी इनटू द वर्ल्ड, यू आर नॉट द ओनर ऑफ इट, दैट बिलोंग्स टू नेचर, लेट प्रकृति हैंडल उसका डेस्टिनी, उसकी जो भी चीज़ है। हाँ, एज अ पेरेंट टू फीड देम, टू मेक श्योर दे आर हेल्दी, एजुकेट देम, टू प्रोवाइड देम विद इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, दैट यू कैन डू, बट नथिंग मोर दैन दैट। हमने अपनी बेटी को, मेरी बेटी तन्वी, मैंने तो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं कहा बेटा ये करना है, ये करना है, ये बनो, वो बनो, आज तक नहीं कभी। तो जो करना है करो, यू शुड बी हेल्दी, यू शुड बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू सी यू हेल्दी एंड हैप्पी। जो करना है करो, तुम्हें जो समझ आता है तुम करो, वी आर देयर, अच्छा है बुरा है हम देख लेंगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बट डू व्हाट यू वांट, तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो अगर हर पेरेंट बस ये बोल देना बच्चे को कि हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर इन योर सपोर्ट, बेटा और एक्सपेरिमेंट्स तो करो। My daughter has been experimenting, exploring for the last 10 years. She's been an editor, she's a fantastic, she's been a media person, she worked for television channels, she worked for radio channels, she worked for publishing, she worked for editing, she worked in writing, she worked in content, she worked in communication. She's exploring. जो करना है, कल तुम्हारा मन करेगा पेंटिंग करने का तो पेंटिंग करो, कुकिंग में जाना है कुकिंग करो। अरे एक ही छोटी सी लाइफ है, एक ही चीज़ में थोड़ी ना पड़े रहोगे सारी ज़िंदगी। So I think parents need to, जो आपका क्वेश्चन है, I think parents need to give them the freedom to this generation, and this generation, mind you, it's very intelligent, they are very tech savvy, they are much more intelligent. My daughter is definitely 10 times more intelligent than me, I'm telling you. ठीक है, wisdom अपनी जगह है, wisdom अपनी जगह है, but in terms of intelligence, grasping power, understanding, दे आर 10x। और ऐसा नहीं है, मैं अपने दोस्तों के और भी बच्चों को देखता हूँ, सभी हैं 10x, 15x, 20x तक हैं। विजडम अपनी जगह है, वो दैट कम्स विद एज। वो तो जब आप पूरा जीवन जीते हो 5-6 डेकेड्स, तभी आपको विजडम मिलती है। वो विजडम कैन नॉट बी टॉट इन अ यूनिवर्सिटी, वो सिलेबस का काम नहीं है ना। सो गिव देम टाइम, लेट देम बी,
खुद भी एंजॉय करो लाइफ, उनको भी बेचारों को लाइफ एंजॉय कर दो, जो सपोर्ट कर सकते हो कर दो, एंड लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू, जो भी उनको करना है उनको बच्चों को करना है ना, सो लॉन्ग एज दे आर हैप्पी, दे आर हेल्दी, बात खत्म। Even if it's about choosing a partner for themselves. एब्सोल्युटली, मैंने तो उसको बोला है भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना, तो तू आके कहेगी पापा इससे शादी करनी है, फिर मेरे को रिसेप्शन भी कराना पड़ेगा, मुझे मेहंदी करानी पड़ेगी, ये मत कर तू, हम बोल देंगे बाकी, हम बोलेंगे तू जा, तू अपना कोर्ट में शादी कर और हमें बता देना किससे कर रही है, ताकि हमें भी पता रहे, हमें लूप में रखना, ठीक है, एंड देन विल अपने रिसोर्सेज के हिसाब से हम अच्छे से रिसेप्शन कर देंगे, इफ़ यू वांट टू, वेयर यू वांट टू, है ना। हाँ, तो ये रिचुअल्स वगैरह ये वो सब तामझाम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको जो पार्टनर चुनेगा बस, एनी पर्सन हु कीप्स यू हैप्पी एंड हेल्दी, एनी पर्सन हु इज़ कंपैटिबल, एनी जो भी है, वो चाहे नेदरलैंड्स का है, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, जो भी है, रशियन है, जो तेरे को जो जैसा पसंद हो, यू आर हैप्पी, योर लाइफ इज़ ब्लूमिंग, योर लाइफ इज़ लविंग, बात खत्म हो गई। मैं प्लैनेटवादी हूँ, मेरे को ये देशभक्ति समझ नहीं आती, हमें तो प्लैनेट भक्ति समझ आती है। इस प्लैनेट पे सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं भाई, जिसके साथ तुम्हारा मन लगता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ठीक है, बढ़िया।